हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वर्ल्ड। मेरा नाम है हरपाल सिंह। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेईई सिविल 2017 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में। जैसा कि सबको पता है कि प्रीलिम्स के अंदर 200 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के और बाकी बचे हुए 100 क्वेश्चंस सिविल के टेक्निकल के क्वेश्चंस होते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सिविल के 100 क्वेश्चंस डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। जो पेपर हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं उसका एग्जाम 22 जनवरी 2018 को फर्स्ट शिफ्ट यानी मॉर्निंग की शिफ्ट के अंदर कंडक्ट करवाया गया था। इस पेपर में सिविल के काफी अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस के अलावा कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिविल के बाकी एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। Which of the following represent the crushing strength in megapascal for the good quality stones that are used in construction of building? देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें गुड क्वालिटी स्टोन्स के बारे में पूछा गया है, जिनको हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज करते हैं, और हमसे पूछा गया है कि उनकी क्रशिंग स्ट्रेंथ यूनिट दी गई है मेगा पास्कल के अंदर, उनकी क्रशिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लेस देन 20, 20 to 60, 60 to 80 या फिर ग्रेटर देन 100 मेगा पास्कल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गुड क्वालिटी स्टोन्स जिनको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज किया जाता है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखिए सबसे पहले हम क्रशिंग स्ट्रेंथ की जब बात करते हैं तो उसकी वैल्यू है जो 100 मेगा पास्कल से ज्यादा होनी चाहिए। यूनिट्स का स्पेशली हमें ध्यान रखना है। ऑप्शंस में हमें यूनिट केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर दी गई हो तो इसकी जो वैल्यू है वो होगी 1000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए सीजनिंग पीरियड 6 से 12 मंथ रखा जाता है। वाटर एब्जॉर्प्शन की जब हम बात करते हैं तो गुड क्वालिटी स्टोन्स के लिए जो वाटर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू है वो 5% ऑफ द वेट ऑफ द स्टोन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर उनका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 10% से ज्यादा हो जाता है तो इस तरह के स्टोन्स को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, उनको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर हम यूज नहीं करते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए अगर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पूछा जाए तो गुड क्वालिटी स्टोन्स के लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो 2.7 से ज्यादा होती है, और जो नॉर्मली हम स्टोन्स हम यूज करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर उनकी रेंज होती है 2.5 से 3। तो इस रेंज के अंदर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आती है स्टोन्स की, उन स्टोन्स को हम जनरली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज करते हैं। लेकिन गुड क्वालिटी स्टोन्स की अगर हम बात करें तो उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.7 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन के अंदर हमसे क्रशिंग स्ट्रेंथ के बारे में पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 100 मेगा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जामिन्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ द टिम्बर? देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि टिम्बर की एज को डिटरमाइन करने के लिए हम ऑप्शन में दिए गए चारों में से किस चीज को एग्जामिन करते हैं, किस चीज की जांच करते हैं। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं एनुलर रिंग, सैपवुड, पिथ या फिर टिम्बर डिफेक्ट्स। देखिए जो ट्री का क्रॉस सेक्शन है इसके अंदर जो सेंटर पोर्शन है इसको हम बोलते हैं पिथ, और इसको मेडुला भी बोला जाता है। तो इसको हमें ध्यान रखना है। इसके बाद जब हम आउटवर्ड जाते हैं तो जो लेयर आती है वो होती है हार्टवुड। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। थोड़ा और आउटवर्ड जाते हैं तो सैपवुड आता है। उसके बाद जो लेयर आती है वो कैम्बियम लेयर होती है, और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बार्क बोलते हैं। तो जो इसका सीक्वेंस है तो ये हमें ध्यान रखना है। सेंटर से आउटवर्ड जाते हैं तो ये सब लेयर आती हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है कि पिथ और सैपवुड के जो बीच के अंदर कौन सी लेयर आती है तो वो हार्टवुड होती है, और जो हार्टवुड और कैम्बियम के बीच में कौन सी लेयर आती है तो वो सैपवुड होती है। तो ये भी कई बार क्वेश्चंस बन जाता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए इसके अलावा जो आउटवर्ड जो ये रेज जाती हैं इनको हम मेडुलरी रेज बोलते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए जो इस तरह से सर्कुलर रिंग्स होती हैं इनको हम बोलते हैं एनुअल रिंग्स, और जो एनुअल रिंग्स होती हैं इन्हीं को एग्जामिन किया जाता है वुड की एज को पता लगाने के लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा एनुअल रिंग्स होती हैं एज उतनी ही ज्यादा होती है, जितनी कम होगी जो ट्री है उसकी एज उतनी ही कम होगी। देखिए जो एनुअल रिंग्स होती हैं उनकी जो थिकनेस होती है वो डिपेंड करती है कि उस सीजन के अंदर कितनी अच्छी बारिश हुई है या उस ट्री को कितना अच्छा न्यूट्रिशंस मिला है। तो उनकी जो थिकनेस होती है वो उस चीज पे डिपेंड करती है। अगर किसी सीजन के अंदर सूखा पड़ जाता है तो इनकी जो थिकनेस है वो बहुत कम होती है, बहुत अच्छी बारिश हुई है तो थिकनेस उतनी ही ज्यादा होती है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था कि क्या एग्जामिन करते हैं टिम्बर की एज को डिटरमाइन करने के लिए, तो उसका आंसर ऑप्शन जो ए है एनुअल रिंग्स करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ली चैटलियर्स डिवाइस? देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि ली चैटलियर्स डिवाइस से हम क्या डिटरमाइन करते हैं। ऑप्शंस में दिए गए हैं एब्रेशन रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस, साउंडनेस या फिर स्ट्रेंथ। देखिए जो ली चैटलियर्स डिवाइस होती है उसका हम यूज करते हैं सीमेंट की साउंडनेस को डिटरमाइन करने के लिए। तो ऑप्शन 3 है जो करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट किया जाता है टू डिटेक्ट द वॉल्यूम चेंज, जो वॉल्यूम के अंदर चेंजेस हो रहे हैं सीमेंट के आफ्टर सेटिंग, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम साउंडनेस टेस्ट कम करते हैं। इसके लिए जनरली हम 2 तरह के
एपरेटस यूज करते हैं, एक होता है लीच एटलियस एपरेटस, दूसरा होता है ऑटोक्लेव। देखिए जो लीच एटलियस डिवाइस होती है वो सीमेंट के अंदर प्रेजेंट फ्री लाइम की वजह से जो भी वॉल्यूम चेंजेस हो रहे हैं, जो भी साउंडनेस आ रही है फ्री लाइम की वजह से, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लीच एटलियस एपरेटस का यूज करते हैं। ऑटोक्लेव की अगर हम बात करें तो वो लाइम और मैग्नीशिया इन दोनों की वजह से जो भी वॉल्यूम चेंजेस आ रहे हैं, इन दोनों की वजह से जो भी साउंडनेस आ रही है सीमेंट के अंदर, डिटरमाइन करने के लिए हम ऑटोक्लेव का यूज करते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टाइप ऑफ मोटार विच इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क कैरिड आउट इन वाटर लॉक्ड एरिया इज। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि वाटर लॉक्ड एरिया के अंदर जो भी हम कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं उसके अंदर हम कौन से टाइप का मोटार हम यूज करते हैं। ऑप्शन हमें दिए गए हैं सीमेंट मोटार, लूज मोटार, मोटार ऑफ वेरी लो कंसिस्टेंसी, या फिर मोटार हैविंग हाई वाटर सीमेंट रेशियो। देखिए जो वाटर लॉक्ड एरिया के अंदर हम जो मोटार यूज करते हैं वो होता है सीमेंट मोटार, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For M25 grade concrete, split tensile strength in terms of percentage of its compressive strength is। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें कंक्रीट दिया गया है, M25 ग्रेड का कंक्रीट दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि उसकी जो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कितना परसेंट होगी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। ऑप्शन हमें दिए गए हैं 7 से 11% होगी, 18 से 28% होती है, या फिर 28 से 38% होती है, या 38 से 48% होती है। देखिए कंक्रीट के लिए जब हम स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ का टेस्ट करते हैं तो उसके लिए जो मोल्ड बनाया जाता है तो उसकी जो लेंथ रखी जाती है वो रखी जाती है 300 mm, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसका जो डायमीटर रखा जाता है वो होता है 150 mm, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए इसके डायमीटर के अलोंग इस तरह से हम कंप्रेसिव जो फोर्स है अप्लाई करते हैं, और कंप्रेसिव फोर्स को हम जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि यहाँ पे इस तरह से एक फेलियर प्लेन जो है डेवलप हो जाता है। तो जिस लोड P पे ये फेलियर प्लेन डेवलप हो जाता है तो उस लोड की हेल्प से हम स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2P डिवाइडेड बाय पाई DL, तो ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। देखिए यहाँ पे हमने कंप्रेसिव फोर्स यहाँ पे लगाया था और उसकी हेल्प से हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाली है, तो इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं। देखिए जो कंक्रीट की फ्लेक्सिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसकी वैल्यू स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज्यादा होती है, और स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ से भी ज्यादा होती है। तो ये जो रिलेशन है इन तीनों के बीच में ये हमें ध्यान होना चाहिए। देखिए जो कंक्रीट की फ्लेक्सिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.7 √FCK, तो ये इस फॉर्मूले को हमें ध्यान रखना है। ये IS कोड के अंदर ये फॉर्मूला हमें दिया गया है। और अगर हम फ्लेक्सिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का अगर हम रेशियो निकालें तो जैसे ही हम FCK की वैल्यू M25 जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इन दोनों का रेशियो आ जाएगा 0.14, यानी कि 14% आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लेक्सिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 14% होती है। किसके लिए? M25 ग्रेड के कंक्रीट के लिए। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। देखिए जो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो फ्लेक्सिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ से कम ही होगी, यानी कि 14% से कम होगी। अभी हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं तो ऑप्शन के अंदर हमें इन तीनों ऑप्शंस के अंदर 14% से ज्यादा दिया गया है, लेकिन ऑप्शन 1 है इसके अंदर हमें 7 से 11% दिया गया है, यानी कि जो ऑप्शन 1 है वो मोस्ट सुटेबल है, यानी कि जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए अगर हम डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ के रेशियो की बात करें तो इसका रेशियो होता है अप्रोक्सीमेटली 0.5, तो ये डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर हम स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ के रेशियो की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 1.05 से 1.12 के बीच में वेरी करती है। देखिए इसका मतलब ये हुआ जो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ से 5 से 12% ज्यादा होती है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये भी डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंपर्स आर जनरली यूज टू कॉट। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि डिस्टेंपर्स का यूज कहाँ किया जाता है, कहाँ पे उसको अप्लाई किया जाता है। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, कंपाउंड वॉल पे अप्लाई किया जाता है, एक्सटर्नल कंक्रीट सरफेसेस पे उसको अप्लाई किया जाता है, इंटीरियर सरफेसेस विच आर नॉट एक्सपोज्ड टू एनवायरनमेंट, या फिर वुड वर्क्स। तो सबसे पहले हम डिस्टेंपर के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। देखिए जो डिस्टेंपर पेंट्स होते हैं उसके अंदर जो बेस यूज किया जाता है वो व्हाइट चाक को एज ए बेस यूज किया जाता है, और जो थिनर होता है उसके अंदर वाटर उसके अंदर एज ए थिनर यूज किया जाता है। तो ये दोनों चीजें हैं एग्जाम्स में डायरेक्टली भी पूछ ली जाती हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर हम उसके अंदर कलरिंग पिगमेंट की बात करें तो डिस्टेंपर को कलर देने के लिए समटाइम्स हम उसके अंदर कोई भी कलरिंग पिगमेंट भी ऐड करते हैं और उसके अंदर ग्लू को भी ऐड किया जाता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए जो डिस्टेंपर की जो कोटिंग होती है वो थिक होती है, वो मोटी होती है और वो ब्रिटल होती है और वो लेस ड्यूरेबल होती है। जनरली जो डिस्टेंपर की जो लेयर होती है वो 3-4 साल में खराब हो जाती है, तो हमें फिर से अप्लाई करना पड़ता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए जनरली जो डिस्टेंपर है वो अप्लाई किए जाते हैं इंटीरियर सरफेसेस पे उसको अप्लाई किया जाता है जो कि एनवायरनमेंट से एक्सपोज नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is commonly used as retarder in cement? देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोस्ट कॉमनली हम कौन सा रिटार्डर यूज करते हैं सीमेंट के अंदर। ऑप्शन हमें दिए गए हैं कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम,
पोटेशियम कार्बाइड या फिर सोडियम क्लोराइड। देखिए सीमेंट के अंदर जो मोस्ट कॉमनली रिटार्डर हम यूज करते हैं वो जिप्सम होता है। चलिए रिटार्डर के बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। देखिए रिटार्डर के कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है सारे हमें याद रखने हैं। देखिए मोस्ट कॉमनली सीमेंट के अंदर जो हम रिटार्डर यूज करते हैं वो होता है जिप्सम। इसका जो फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट का, ये डाईहाइड्रेट होता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। कैल्शियम सल्फेट भी एक रिटार्डर है, एसिड और साल्ट्स भी रिटार्डर हैं, स्टार्च, सेल्यूलोज और शुगर, ये जो एग्जांपल्स हैं सारे हमें ध्यान में होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए जिप्सम के बारे में बता दूं कि जिप्सम जो सीमेंट के अंदर ऐड किया जाता है तो इसका जनरली 2 से 3% जो जिप्सम है सीमेंट के अंदर ऐड किया जाता है। अगर इससे ज़्यादा अगर हम सीमेंट के अंदर जिप्सम को ऐड कर देते हैं तो जो सीमेंट है वो अनसाउंड हो जाएगा, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ OPC टू कंप्लीट ऑल द केमिकल रिएक्शन द वाटर रिक्वायरमेंट एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ सीमेंट इज। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए केमिकल रिएक्शंस हैं उनको कंप्लीट करने के लिए कितने परसेंट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन हमें दी गए हैं 5 से 8%, 8 से 16%, 20 से 25% या फिर 35 से 45%। तो चलिए देखते हैं। देखिए अगर हम C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के हाइड्रेशन की बात करें तो उसके लिए हमें 24% वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट के हाइड्रेशन की बात करें तो उसके लिए हमें 21% वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए जो सारे के सारे परसेंटेज हम लिख रहे हैं ये परसेंटेज है सीमेंट के वेट के रेस्पेक्ट में, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए C3S जो है सीमेंट के अंदर हमें पता है कि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और C2S है इसकी क्वांटिटी कम होती है, तो इन दोनों का अप्रॉक्सीमेटली एवरेज लेते हैं तो हमारे पास आता है 23%, यानी कि 23% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, टू कंप्लीट द ऑल केमिकल रिएक्शन। सभी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए 23% वाटर की हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके साथ साथ ये भी हमें ध्यान रखना है कि सीमेंट के अंदर पोर्स होते हैं, वॉइड्स होते हैं, उनको फिल करने के लिए और जो सीमेंट का जेल बनाने के लिए हमें 15% एक्स्ट्रा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो केमिकल रिएक्शन के लिए 23% प्लस 15% जेल एक्शन के लिए, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो टोटल 38% वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि टोटल वाटर की कितनी रिक्वायरमेंट है तो वो होगा 38% ऑफ द वेट ऑफ द सीमेंट। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि केमिकल रिएक्शन के लिए कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, बॉन्डिंग के लिए कितने % वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा 23%। तो ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्लम टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक दी। देखिए क्वेश्चन में हमें स्लम टेस्ट के बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर इन सीमेंट, रेशियो ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स, टेम्परेचर रेजिस्टेंस या फिर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। देखिए जो स्लम टेस्ट होता है सबको पता है कि वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए हम स्लम टेस्ट का यूज करते हैं कंक्रीट की। चलिए हम ये भी देख लेते हैं कि वर्केबिलिटी के लिए कौन कौन से दूसरे टेस्ट होते हैं। देखिए कंक्रीट की वर्केबिलिटी के टेस्ट की अगर बात करें तो हम स्लम टेस्ट यूज करते हैं, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट यूज करते हैं, VB टेस्ट यूज करते हैं, फ्लो टेस्ट यूज करते हैं और एक केली बॉल टेस्ट भी हम यूज करते हैं। जनरली ये लोगों को पता नहीं होता है तो आप इसको भी ध्यान रखें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रीजन बिहाइंड द लो एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज ऑफ प्लाईवुड इज। देखिए क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जो प्लाईवुड होता है उसके अंदर जो श्रिंकेज और एक्सपेंशन होता है वो लो होता है, उसका रीजन क्या है। ऑप्शन में दिए गए हैं। प्लाईज आर प्लेस्ड एट द राइट एंगल विद ईच अदर, they are glued under the high pressure, they are held in the position with the help of adhesive, they are prepared with the help of veneers। देखिए प्लाईवुड के अंदर एक्सपेंशन और श्रिंकेज कम होता है, उसका रीजन ये होता है कि जो प्लाईवुड होता है उसके अंदर जो प्लाइड होती हैं उनको इस तरह से एक दूसरे के रेक्टेंगुलर उसके 90 डिग्री पे प्लेस किया जाता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। द प्लाइज आर प्लेस्ड एट द राइट एंगल विद ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following method is used for approximate estimation। देखिए क्वेश्चन में हमें approximate estimation के बारे में पूछा गया है कि ऑप्शन में दिए गए इन चारों में से कौन सा है जो approximate estimation का एक मेथड है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। बोथ सेंटर लाइन मेथड एंड शॉर्ट वॉल एंड लॉन्ग वॉल मेथड, सेंटर लाइन मेथड, प्लिंथ एरिया मेथड, शॉर्ट वॉल एंड लॉन्ग वॉल मेथड। देखिए अप्रोक्सीमेट मेथड्स की बात करें तो प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूब रेट मेथड और यूनिट रेट मेथड, तो इन तीनों के बारे में हमें ध्यान रखना है कि ये तीनों जो हैं अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन मेथड के एग्जांपल्स हैं। डिटेल एस्टिमेशन की बात करें तो लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड और सेंटर लाइन मेथड, तो ये दोनों जो हैं डिटेल एस्टिमेशन के मेथड्स हैं। देखिए इनके अलावा और भी मेथड्स होते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो आप इनको ध्यान में रखें। तो जो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। प्लिंथ एरिया मेथड है वो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन का मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ थिकनेस of the slab और sectional dimension of column and beam in centimeter should be। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे
स्लैब की थिकनेस के बारे में पूछा गया है, कॉलम एंड बीम के क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन के बारे में पूछा गया है कि अगर हम इनको सेंटीमीटर्स के अंदर अगर हम मेजर करते हैं तो इनके मेजरमेंट के अंदर एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन हमें दिए गए हैं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर। देखिए अगर हम स्लैब की थिकनेस के बारे में बात करें तो इसके लिए हमें ध्यान में रखना है कि हम जो एक्यूरेसी रखते हैं इसकी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0.5 सेंटीमीटर इसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। देखिए अगर हम स्टील रीइंफोर्समेंट के मेजरमेंट की बात करें तो उसके अंदर जो एक्यूरेसी है वो 0.5 mm जो है होनी चाहिए, तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए यूनिट्स का स्पेशली यहाँ ध्यान रखना, स्लैब की थिकनेस के अंदर हमने 0.5 सेंटीमीटर लिखा था, स्टील रीइंफोर्समेंट के अंदर हम 0.5 mm लिख रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। देखिए अगर हम स्टील के स्ट्रक्चरल वर्क की बात करें तो उसके अंदर एक्यूरेसी 1 mm होनी चाहिए, वुड वर्क की बात करें तो एक्यूरेसी 2 mm होनी चाहिए, और अदर लीनियर डायमेंशन, एरिया और वॉल्यूम की बात करें तो इन तीनों को याद रखना इजी है क्योंकि इन तीनों के अंदर 0.01 आता है। लीनियर डायमेंशन के अंदर हम मीटर लगाएंगे, एरिया के अंदर हम स्क्वायर मीटर लिखेंगे और वॉल्यूम के अंदर हम मीटर क्यूब लिखेंगे, तो इन तीनों के अंदर जो एक्यूरेसी होनी चाहिए 0.01 की एक्यूरेसी होनी चाहिए, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिडक्शन एट टी जंक्शन ऑफ वॉल फॉर टोटल लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन इज। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि वॉल के अंदर जब टी जंक्शन आ जाता है तो सेंटर लाइन मेथड के अंदर उसकी टोटल लेंथ के अंदर कितना डिडक्शन किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, हाफ ऑफ द थिकनेस ऑफ द वॉल, नो डिडक्शन, थिकनेस ऑफ वॉल ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द वॉल। चलिए डायग्राम से समझते हैं। देखिए इस तरह से कोई टी जंक्शन आ गया है वॉल के अंदर, तो सबसे पहले हम सेंटर लाइन मेथड में क्या करते हैं कि सेंटर लाइन निकालते हैं सभी वॉल्स के अंदर, तो उसके बाद हम उसकी जो विड्थ और उसकी जो हाइट है वॉल की उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ जाती है। लेकिन टी जंक्शन के अंदर क्या होता है कि जो ये वाला पार्ट है ये 2 बार कैलकुलेट हो जाता है। एक बार जब हम इसकी सेंटर लाइन की जब कैलकुलेशन करते हैं, दूसरी बार जब हम इस वॉल की जो सेंटर लाइन की कैलकुलेशन करते हैं, तो जो ये वाला पोर्शन है ये 2 बार कैलकुलेट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब टोटल लेंथ निकाल लेते हैं हम सेंटर लाइन की, तो उसके अंदर से जो ये वाली जो सेंटर लाइन की लेंथ है इसको हमें डिडक्ट करना पड़ता है टी जंक्शन के लिए। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, तो जो वॉल की टोटल विड्थ है उसका जो हाफ होगी, ये वाली जो टोटल लेंथ आ जाती है सेंटर लाइन की उसमें से हाफ ऑफ दी थिकनेस ऑफ दी वॉल को हम डिडक्ट कर देते हैं। तो यानी कि जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। डिडक्शन कितना होगा, हाफ ऑफ दी थिकनेस ऑफ दी वॉल, किसके लिए, टी जंक्शन के लिए। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, For estimation of painted area of semi-corrugated asbestos cement sheet, percentage increase in area above plain area is। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि कोई सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टोस सीमेंट की शीट्स हैं, उसके ऊपर हमें पेंट अप्लाई करना है, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा एरिया के अंदर, उसको अगर हम कंपेयर करें किससे, प्लेन एरिया से। देखिए जो कोरुगेटेड शीट होती है वो क्या होती हैं, देखिए इस तरह की जो शीट्स होती हैं उसको कोरुगेटेड शीट्स बोलते हैं। अगर इसको हम कंपेयर करें किससे, इस तरह से प्लेन सरफेस से, तो क्या होगा कि इसका जो सरफेस एरिया होगा ये ज्यादा होगा, इस पे जो पेंट अप्लाई करेंगे तो इस पे जो पेंट है वो ज्यादा लगेगा। तो यही हमसे पूछा गया है कि जो कोरुगेटेड शीट्स होती हैं उसका जो एरिया कितना होता है, कितना ज्यादा होता है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं 0.1, 0.14, 0.2 या फिर 0.25। तो देखते हैं पहले। देखिए अगर हमसे पूछा जाता है कि सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टोस सीमेंट की सीट है, सीमेंट की सीट्स हैं, सेमी कोरुगेटेड है, तो उसके लिए जो परसेंटेज इंक्रीज होता है एरिया के अंदर वो होता है 10%। तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए अगर हमसे पूछा जाए कि कोरुगेटेड एस्बेस्टोस सीमेंट सीट है, ठीक है, पहले वाला सेमी कोरुगेटेड था, दूसरा क्या है ओनली कोरुगेटेड एस्बेस्टोस सीमेंट की सीट्स हैं, तो उसके अंदर जो परसेंटेज इंक्रीज होता है वो कितना होता है 20%। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर सीमेंट की जगह हमें स्टील की सीट्स दी जाएं, कोरुगेटेड स्टील शीट्स दी जाएं, तो उसके अंदर जो परसेंटेज इंक्रीज होता है वो होता है 14%। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन के अंदर जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टोस सीमेंट शीट के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रैप वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी में बी। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे स्क्रैप वैल्यू के बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस में दिए गए हैं बहुत नेगेटिव और पॉजिटिव, कांस्टेंट, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। देखिए सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। देखिए जनरली एग्जाम्स में बुक वैल्यू, साल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जो बुक वैल्यू होती है किसी भी प्रॉपर्टी की, वो क्या होता है कि उसके अंदर जो हमने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से अगर हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अगर हम माइनस कर देते हैं। देखिए जो डेप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता है तो कोई भी प्रॉपर्टी होती है तो उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाती है, तो उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो जो ओरिजिनल हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से अगर 1 साल प्रॉपर्टी को हो गया है तो उसके अंदर कितना डेप्रिसिएशन हुआ है उसको अगर हम माइनस कर देंगे। अगर 2 साल हो गए हैं प्रॉपर्टी को खरीदे हुए तो उसमें से 2 साल का डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देंगे, तो उसी को हम बुक वैल्यू बोलते हैं। तो ये में ध्यान रखना है। देखिए साल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू के अंदर जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो साल्वेज वैल्यू होती है वो उस प्रॉपर्टी को, उस स्ट्रक्चर को डिसमेंटल किए बिना
जो वैल्यू आती है वो साल्वेज वैल्यू होती है। अगर हमने प्रॉपर्टी को डिसमेंटल करके अगर हम उसको बेचते हैं तो वो जो वैल्यू होती है उसको स्क्रैप वैल्यू करते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है हमें पता होना चाहिए। देखिए जो साल्वेज वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जब किसी भी प्रॉपर्टी की जो यूजफुलनेस है वो खत्म हो जाती है तो उस टाइम पीरियड पे जो उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है उसको हम साल्वेज वैल्यू बोलते हैं, विदाउट डिसमेंटलिंग होती है ये। स्क्रैप वैल्यू की जब हम बात करते हैं वो क्या होता है कि उस प्रॉपर्टी को डिसमेंटल करने पे हमारी कुछ कॉस्ट जाती है। तो अब जो डिसमेंटल किया हुआ जो मटेरियल है उसकी जो वैल्यू है उसमें से जो डिसमेंटलिंग करने पे जो हमारा पैसा खर्च हुआ है उसको अगर हम माइनस कर दें तो अब जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। देखिए अब जो कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग है वो कई बार ये होता है कि जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो आ रहा है डिसमेंटल मटेरियल उससे ज़्यादा पैसा हमारा उसको डिसमेंटल करने के अंदर खर्च हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर जो स्क्रैप वैल्यू है वो नेगेटिव भी हो सकती है। अब जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है तो इसका जो आंसर है जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो स्क्रैप वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है और वो जीरो भी हो सकती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग कॉर्निस। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे कॉर्निस की यूनिट के बारे में पूछा गया है कि उसको किस यूनिट के अंदर मेजर किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं क्यूबिक मीटर, नंबर, रनिंग मीटर या फिर स्क्वायर मीटर। देखिए सबसे पहले हम कॉर्निस देख लेते हैं होता क्या है। देखिए इस तरह से कोई भी स्लैब है और इस तरह से कोई भी वॉल है तो जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं उस जगह पे हम डेकोरेटिव पर्पज के लिए कॉर्निस प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए कॉर्निस को जो मेजर किया जाता है उसको रनिंग मीटर के अंदर उसको मेजर किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए इसके अलावा कुछ और चीजें हम देख लेते हैं। देखिए जो भी हम फ्लोर वर्क करते हैं स्क्वायर मीटर के अंदर मेजर करते हैं। सेंटरिंग और शटरिंग की बात करें उसको भी हम स्क्वायर मीटर के अंदर मेजर करते हैं। प्लास्टरिंग वर्क की अगर हम बात करें, पॉइंटिंग वर्क की बात करें, व्हाइट वॉशिंग की बात करें या फिर वार्निश, डिस्टेम्पर की बात करें, इन सबको भी स्क्वायर मीटर के अंदर मेजर किया जाता है। और इलेक्ट्रिक वर्क्स की हम बात करते हैं तो उसको हम पॉइंट्स के अंदर उसको हम मेजर करते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 20 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे 20 क्यूबिक मीटर का कोई भी ब्रिक वर्क है उसके अंदर कितनी ब्रिक्स लगेंगी ये कैलकुलेट करके हमें बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं 500, 1000, 10,000 या फिर 1 लाख। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए ब्रिक का नॉमिनल साइज सबको पता है क्या होता है, 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। ये 1 ब्रिक का जो साइज है तो 1 ब्रिक का क्या वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.002 मीटर क्यूब। देखिए ये जो वॉल्यूम आया है 1 ब्रिक का इसके अंदर क्या होगा, ये 1 ब्रिक होगी और उसके अंदर मोर्टार, एक ब्रिक के अंदर कितना मोर्टार यूज होगा, ये दोनों चीजें हैं। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर हमें ब्रिक वर्क दिया गया है तो ब्रिक वर्क का वॉल्यूम कितना दिया गया है, वो दिया गया है 20 मीटर क्यूब। उसको हम डिवाइड कर देंगे, एक ब्रिक का जो वॉल्यूम आ रहा है ब्रिक का वॉल्यूम प्लस मोर्टार का, उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा 10,000 ब्रिक्स उसके अंदर हमारी यूज होगी। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Calculate the area square meter of the formwork required for a beam of 2 meter span. The cross section dimension 400 mm to 200 mm. देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें एक बीम दिया गया है जिसका स्पान दिया गया हमें 2 मीटर और हमें उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है 400 mm बाय 200 mm। अब हमें क्वेश्चन के अंदर बताना ये है कि जो हम फॉर्मवर्क यूज करते हैं उस फॉर्मवर्क का कितना एरिया जो है हमें रिक्वायर्ड होगा और एरिया की यूनिट हमें बतानी है। स्क्वायर मीटर के अंदर हमें एरिया बताना है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं 0.8, 0.16, 1.2 या फिर 2 स्क्वायर मीटर। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए इस तरह से एक बीम हमें दिया गया है जिसकी डेप्थ हमें दी गई है 400 mm और उसकी जो विड्थ दी गई है 200 mm। देखिए उसके बाहर जो इस तरह से हम जो फॉर्मवर्क लगाएंगे इस तरह से, तो जो फॉर्मवर्क होता है बीम के अंदर वो उसकी 3 साइड के अंदर हमें लगाया जाता है। अब फॉर्मवर्क का हमें क्या है, एरिया बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या, जो फॉर्मवर्क की जो टोटल लेंथ होगी वो बीम की लेंथ के बराबर होगी और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर्मवर्क कहाँ लग रहा है 0.4 मीटर, 0.2 मीटर और 0.4 मीटर, तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो बीम की टोटल जो लेंथ आई है उससे। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ फॉर्मवर्क कितना आ जाएगा 2 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्रॉस सेक्शन एरियाज ऑफ 3 सेक्शंस ऑफ एन एम्बैंकमेंट एट एन इंटरवल ऑफ 40 मीटर आर 10 स्क्वायर मीटर, 15 स्क्वायर मीटर और 35 स्क्वायर मीटर। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क फॉर द एम्बैंकमेंट यूज प्रिज्मोइडल मेथड। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमें एक प्रिज्मोइडल मेथड का यूज करके एक एम्बैंकमेंट है और उसके अंदर 3 सेक्शंस हैं। 3 सेक्शन जो हैं वो है 10 स्क्वायर मीटर, 15 स्क्वायर मीटर और तीसरा हमें दिया गया है 35 स्क्वायर मीटर। ये 3 सेक्शन एरिया हमें दिए गए हैं और इन तीनों के अंदर जो डिस्टेंस है वो हमें दी गई है 14 मीटर। हमें इन तीनों के बीच की जो है डिस्टेंस हमें दी गई है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्वांटिटी निकालनी है अर्थवर्क की, यानी कि हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है और हमें
प्रिज्मोइडल मेथड यूज करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिज्मोइडल मेथड से कैसे हम वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। देखिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो क्या होता है, वॉल्यूम हमें निकालना है तो उसमें हम क्या करते हैं d/3, यहाँ पे जो d है वो जो डिस्टेंस दी गई है इन तीनों सेक्शन के बीच में वो होती है, तो d/3 यहाँ पे a1 प्लस an यानी कि जो स्टार्टिंग है जो फर्स्ट एरिया होता है वो और जो लास्ट एरिया है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं उन दोनों का समीशन। उसके बाद 4 इंटू जितने भी इवन नंबर पे जो एरिया आते हैं यानी कि जो दूसरा एरिया चौथा एरिया, ये सारे जो इवन नंबर पे जो एरिया आते हैं उन सबको लिखते हैं। उसके बाद +2 इंटू जो जितने भी ओड नंबर पे जो एरिया आते हैं उनको लिखते हैं। तो अभी क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ 3 एरिया दिए गए हैं, A1, A2 और A3। इन सब की जो हम वैल्यू रखते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, D की जगह हमें 40 दिया गया है तो 40 रख देंगे, A1 की जगह हमें 10 दिया गया है, AN यानी कि A3 हमें 35 दिया गया है, 4 इंटू A2 हमें 15 दिया गया है। उसके बाद हमें जो वैल्यू है ये सारी की वैल्यू 0 हो जाएंगी क्योंकि इनकी वैल्यू हमें नहीं दी गई है। जब इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल वॉल्यूम की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1400 मीटर क्यूब, यानी कि जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द एनुअल डेप्रिसिएशन इन रुपीज ऑफ एन मशीन हैविंग इनिशियल कॉस्ट ऑफ 10,000, द स्क्रैप वैल्यू इज 1,000 एंड यूजफुल लाइफ ऑफ 30 ईयर्स। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे एनुअल डेप्रिसिएशन के बारे में पूछा गया है कि रुपीज के अंदर एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा, और हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया क्या है कि इनिशियल कॉस्ट दी गई है 10,000 रुपये, स्क्रैप वैल्यू हमें दी गई है 1,000 रुपये, उसकी मशीन की जो यूजफुल लाइफ है वो है 30 साल। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं। देखिए एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू होता है इनिशियल कॉस्ट में से हम स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको हम उसकी यूजफुल लाइफ से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इनिशियल कॉस्ट हमें 10,000 दी गई है, स्क्रैप वैल्यू 1,000, यूजफुल लाइफ 30 साल। तो इन सबको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एनुअल डेप्रिसिएशन की 300 रुपीज। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the difference between the sum of interior angles of plane triangle and spherical triangle for area of triangle 195 square kilometer on the अर्थ सरफेस। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें एक स्फेरिकल ट्रायंगल के बारे में बताया गया है, एरिया है वो है 195 स्क्वायर किलोमीटर, उसका एरिया हमें दिया गया है और ये एरिया कहाँ है, अर्थ की सरफेस पे है। अब हमें बताना है कि इस स्फेरिकल ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स हैं उनका अगर हम समेशन कर दें और एक नॉर्मल ट्रायंगल होता है इसी एरिया का, कहाँ पे, प्लेन सरफेस पे, जिसको हम प्लेन ट्रायंगल बोलते हैं, तो उसके तीनों एंगल्स का जो समेशन होता, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा। ऑप्शन हमें दिए गए हैं 1 डिग्री, 1 मिनट, 1 सेकेंड या फिर 1 रेडियन। तो सबसे पहले डायग्राम से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अर्थ पे क्या होगा, ये 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो जो अर्थ की सरफेस है वो प्लेन सरफेस नहीं है, और जो इस तरह से जो ग्रीन लाइन के अंदर जो ट्रायंगल बना रखा है इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल ट्रायंगल। अभी इस ट्रायंगल के अंदर इन तीनों एंगल्स का समीशन अगर हम करेंगे तो वो जो ये प्लेन ट्रायंगल बीच में बन रहा है इस प्लेन ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के समीशन से ज्यादा होगा। तो वो कितना ज्यादा होगा ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। चलिए इन तीनों एंगल्स को अगर हम अल्फा, बीटा और गामा अगर बोलते हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री से ज्यादा होगी, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का समेशन होता है 180 डिग्री। अगर ये स्फेरिकल ट्रायंगल है, इसका एरिया अगर 195 स्क्वायर किलोमीटर होता है तो ये जो डिफरेंस हमसे पूछा गया है वो होता है 1 सेकेंड का, यानी कि जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। चलिए इसके अलावा हम एक चीज और देख लेते हैं कि जियोडेटिक सर्वे कब यूज किया जाता है। देखिए जो जियोडेटिक सर्वे है उसको यूज किया जाता है जब एरिया ऑफ कंसीडरेशन होता है, जब जो एरिया हम कंसीडर करते हैं वो बहुत बड़ा हो। कितना बड़ा हो, अगर एरिया का साइज 260 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा हो जाता है तो उसके लिए जो हम सर्वे प्रीफर करते हैं वो होती है जियोडेटिक सर्वे। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्केल। देखिए ऑप्शंस में दिए गए चारों में से कौन सा स्केल है जो सबसे बड़ा है ये बताना है। तो सबसे बड़ा स्केल कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा स्केल क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर वाला स्केल है वो सबसे छोटा है, सबसे बड़ा 1 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The quadrantal bearing of a line lies in the third quadrant making angle theta in clockwise with north is। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें एक लाइन दी गई है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रही है। उसकी नॉर्थ से जो बियरिंग है उसको हम थीटा बोल रहे हैं। उसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होगी ये हमें बताना है। देखिए इस तरह से कोई लाइन हमें दी गई है जो नॉर्थ से जो एंगल बना रही है वो थीटा एंगल बना रही है नॉर्थ से, और हमें इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग यानी कि ये जो क्वाड्रेंटल बियरिंग है ये बतानी है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए सबसे पहले वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग होगी वो आएगी साउथ से वेस्ट के अंदर आएगी, और वो कितनी होगी, अगर इसको हम टोटल थीटा बोलते हैं नॉर्थ से, तो
ये कितनी हो जाएगी, थीटा माइनस 180 डिग्री, साउथ टू वेस्ट थीटा माइनस 180 डिग्री। तो ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट इन क्यूबिक मीटर यूजिंग trapezoidal method if the cross sectional area of the three section of an embankment at an interval of 30 meter are 20 square meter, 40 square meter and 50 square meter। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें फिर से वॉल्यूम कैलकुलेट करना है किसी भी एम्बैंकमेंट का और हमें यूनिट दी गई है क्यूबिक मीटर। इस बार हमें जो फॉर्मूला यूज करना है, मेथड यूज करना है वो है ट्रेपेजॉइडल मेथड। 3 हमें क्रॉस सेक्शन जो हमें दिए गए हैं एम्बैंकमेंट के वो दिए गए हैं 20 स्क्वायर मीटर, 40 स्क्वायर मीटर और तीसरा दिया गया है 50 स्क्वायर मीटर। इन तीनों के अंदर जो डिस्टेंस दी गई है वो दी गई 30 मीटर। सबसे पहले ट्रेपेजॉइडल मेथड का हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि वॉल्यूम कैलकुलेट कैसे करते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है h/2 फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस 2 इंटू समेशन ऑफ एरिया ऑफ अदर सेक्शंस। तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट एरिया हमें 20 दिया गया है, लास्ट एरिया हमें 50 दिया गया है, 2 मल्टीप्लाई बाई 40 दिया गया है। h की बात डिस्टेंस की बात करें हमें 30 मीटर दिया गया है। सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2250 मीटर क्यूब, यानी कि जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one is the correct order of tapes based on their accuracy? देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें टेप्स दी गई हैं, उनकी एक्यूरेसी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। 4 ऑप्शंस में दी गए हैं। देखिए टेप्स के अंदर सबसे ज्यादा जो एक्यूरेसी होती है वो होती है इनवार टेप की, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी इनवार टेप की होती है। और जो इनवार टेप के बारे में एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इनवार टेप जो बनी होती है वो निकल प्लस स्टील से मिलकर बनी होती है और इनवार टेप के अंदर जो निकल की क्वांटिटी होती है वो 36% होती है, बाकी बचा हुआ 64% स्टील होता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। देखिए इनवार के बाद अगर एक्यूरेसी की बात करें तो इनवार के बाद बारी आती है स्टील टेप की और उसके बाद जो बारी आती होती है मेटालिक टेप की। और उसके बाद अगर हम एक्यूरेसी की बात करें या सबसे कम एक्यूरेसी की बात करें तो वो लिनन या फिर क्लॉथ टेप की एक्यूरेसी सबसे कम होती है। तो ये जो सीक्वेंस है हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the leveling between 2 points A and B on the opposite side of a pond, the level is first set up near the point A and staff reading on A and B are 2.5 meter and 2 meter respectively. Then the level is moved and set near the point B. Staff reading on point A and B are 1.2 meter and 1.7 meter respectively. Calculate the difference of heights between 2 points A and B in meter। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस तरह से एक पॉइंट हमें दिया गया है जिसके एक साइड पे पॉइंट A है और दूसरी साइड के अंदर पॉइंट B है। उसके अंदर सबसे पहले हमने जो रीडिंग्स ली है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट सेट किया गया है वो पॉइंट A के आसपास सेट किया गया है। तो जब A के आसपास कहीं इंस्ट्रूमेंट हम सेटअप करते हैं उसकी वजह से हमने पॉइंट A पे स्टाफ के ऊपर रीडिंग ले ली है और इंस्ट्रूमेंट अभी A के आसपास पड़ा है और हमने पॉइंट B पे स्टाफ को रख के हमने पॉइंट B पे भी हमने जो है रीडिंग्स ले ली हैं। उसके बाद हमने क्या है इस इंस्ट्रूमेंट को पॉइंट बी के आसपास मूव कर दिया है। पॉइंट बी के आसपास मूव करने के बाद हमने फिर से पॉइंट ए के ऊपर जब स्टाफ रखा हुआ था उस पर रीडिंग ली है और फिर हमने तो पॉइंट बी पे स्टाफ रख के फिर हमने पॉइंट बी के ऊपर रीडिंग्स ले ली हैं। तो हमारे पास 4 रीडिंग्स आ गई हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे हाइट डिफरेंस को कैलकुलेट करने के बारे में पूछा गया है और इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। HB माइनस HA प्लस HB डैश माइनस HA डैश डिवाइड बाई 2। देखिए जो स्टार्टिंग की ये जो रीडिंग्स होती हैं ये होती हैं जब हमने इंस्ट्रूमेंट को पॉइंट A पे सेटअप किया था। ये जो दोनों रीडिंग्स हैं ये हैं जब हमने इंस्ट्रूमेंट को पॉइंट B पे सेटअप किया था। देखिए पॉइंट A पे जब इंस्ट्रूमेंट को हमने सेट किया था तो जो B पे रीडिंग्स आई थी वो थी 2 मीटर और जब हमने A पे इंस्ट्रूमेंट सेट किया था तो A पे रीडिंग्स आई थी वो कितनी थी 2.5 मीटर। तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। उसके बाद जब इंस्ट्रूमेंट हमारा B पे सेटअप था, B पे सेटअप होने के बाद हमने जो B पे रीडिंग ली थी तो वो कितनी आई थी 1.7 और B पे सेटअप होने के बाद जो हमने पॉइंट A पे रीडिंग ली थी वो आई थी 1.2। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम लिख देंगे। तो इन दोनों डिफरेंस को जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा -0.5, ये आएगा +0.5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0, यानी कि जो हाइट का डिफरेंस आया है वो कितना आया है 0। तो ये जो फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द कंबाइंड करेक्शन फॉर द कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इन मीटर फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें कंबाइंड करेक्शन के बारे में पूछा गया है। कंबाइंड करेक्शन किसका, कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का, और हमें यूनिट दी गई है मीटर के अंदर बताना है। हमें डिस्टेंस दी गई है 2 किलोमीटर। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए कंबाइंड करेक्शन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो होता है -0.0673 d स्क्वायर। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो d की वैल्यू है, जो डिस्टेंस हम लिखते हैं इसको हम
लिखते हैं किलोमीटर्स के अंदर, तो इसके अंदर डायरेक्ट हम 2 पुट कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -0.269 मीटर, यानी कि जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके अलावा कुछ चीज़ें और हमें ध्यान रखनी है कि कंबाइंड करेक्शन के अंदर जो कर्वेचर करेक्शन होता है वो माइनस होता है, नेगेटिव होता है, और जो रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है वो प्लस होता है, वो पॉजिटिव होता है। अभी क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है कि रिफ्रैक्शन करेक्शन और कर्वेचर करेक्शन का जो रेशियो कितना होता है वो बताएं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि वो जो रेशियो होता है वो होता है 1/7, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रांजिट थियोडोलाइट द लाइन ऑफ साइट कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे ट्रांजिट थियोडोलाइट के बारे में पूछा गया है कि उसके अंदर जो लाइन ऑफ साइट होती है टेलीस्कोप की, उसको रिवर्स किया जा सकता है, तो उसके लिए हमें टेलीस्कोप को रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो वो कौन से प्लेन के अलोंग हम उसको रिवॉल्व करेंगे और कितने डिग्री रिवॉल्व करना पड़ेगा, तो ये सारी बातें हमें बतानी है। ऑप्शंस में दिए गए हैं 90 डिग्री इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, 90 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन, 180 डिग्री इन हॉरिजॉन्टल प्लेन या फिर 180 डिग्री इन वर्टिकल प्लेन। देखिए सबसे पहले हम ट्रांजिट थियोडोलाइट के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। देखिए इस तरह से एक एक्सिस होती है जो हॉरिजॉन्टल, इसको हम न्यूटोनियन एक्सिस बोलते हैं। इसी एक्सिस के अबाउट इस टेलीस्कोप को वर्टिकल प्लेन के अंदर इसको रोटेट किया जा सकता है। इस न्यूटोनियन एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए जो वर्टिकल एक्सिस होती है, इस एक्सिस के अबाउट इस थियोडोलाइट को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर इस तरह से रोटेट किया जा सकता है, और न्यूटोनियन एक्सिस के अबाउट वर्टिकल प्लेन के अंदर इसको रोटेट किया जा सकता है। तो ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। आईपीस से देखते हैं तो अगर इस तरह से ये वर्टिकल सर्कल हमारे लेफ्ट में होता है तो इसको लेफ्ट फेस बोलते हैं। अगर इस टेलीस्कोप को इस तरह से रोटेट कर दिया जाए और इस डायरेक्शन से देखा जाए तो इस डायरेक्शन से देखने पे क्या होगा कि ये जो वर्टिकल सर्किल है वो हमारे राइट साइड में आ जाएगा। जब इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो हमारे लेफ्ट साइड में है, जब उस डायरेक्शन से देखेंगे इस टेलीस्कोप को रोटेट करने के बाद तो ये वर्टिकल सर्किल है हमारे राइट साइड में हो जाएगा, तो इसको हम राइट फेस बोलते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए अभी दो तरह से इसको रोटेट कर दिया जा सकता है। पहला है चेंजिंग फेस, तो न्यूटोनियन एक्सिस के अबाउट, इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट जब इस तरह से 180 डिग्री इसको रोटेट करना पड़ेगा तो उसको हम बोलते हैं चेंजिंग फेस। देखिए दूसरा होता है स्विंगिंग। देखिए स्विंगिंग के अंदर क्या होता है कि इस टेलीस्कोप को वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर अगर हम इस तरह से रोटेट करते हैं तो उसको बोलते हैं स्विंगिंग। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था कि लाइन ऑफ साइट को हमें रिवर्स करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको वर्टिकल प्लेन में उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसकी न्यूटोनियन एक्सिस के अबाउट उसको 180 डिग्री उसको रिवॉल्व करवाएंगे, यानी कि जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, और इसी को हम चेंजिंग फेस भी बोलते हैं। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one is correct sequence of temporary adjustment of theodolite? देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें थियोडोलाइट के टेम्परेरी एडजस्टमेंट के बारे में पूछा गया है कि उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन 3 है, वो करेक्ट आंसर है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि थियोडोलाइट के अंदर सबसे पहले हम सेटिंग करते हैं, फिर सेंटरिंग करते हैं, फिर लेवलिंग करते हैं, और उसके बाद नंबर आता है एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल-एक्स। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है, इनका सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is used for determining the location of station occupied by plane table? देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि इन दिए गए चारों ऑप्शंस में से कौन सा मेथड है वो यूज किया जाता है प्लेन टेबल सर्वे स्टेशन की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑप्शंस में दिए गए हैं बोथ इंटरसेक्शन एंड रेडिएशन, इंटरसेक्शन मेथड, रेडिएशन मेथड या फिर 2 पॉइंट प्रॉब्लम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4, 2 पॉइंट प्रॉब्लम। देखिए जो 2 पॉइंट प्रॉब्लम है और जो 3 पॉइंट प्रॉब्लम है ये दोनों रिसेक्शन के मेथड्स हैं। तो ऑप्शन के अंदर हमें 2 पॉइंट प्रॉब्लम भी दिया जा सकता है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम भी दिया जा सकता है, और रिसेक्शन भी दिया जा सकता है, और रिसेक्शन आफ्टर ओरिएंटेशन भी दिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेजिडुअल सॉइल? देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि ऑप्शन में दिए गए चारों ऑप्शन में से रेजिडुअल सॉइल फॉर्मेशन का कारण कौन है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन में दिए गए हैं ग्लेशियर्स, वाटर, विंड या फिर नन ऑफ दीज। देखिए जो रेजिडुअल सॉइल होती है तो जहां पे उसका फॉर्मेशन हुआ है, जहां उसकी पेरेंटल रॉक है, जहां पे उसका फॉर्मेशन हुआ है इरोजन की वजह से, डिसइंटीग्रेशन की वजह से जिस फॉर्मेशन हुआ है, अगर वो वहीं पे अगर स्टिल लोकेटेड है, वो वहीं पे है, तो उसको रेजिडुअल सॉइल बोलते हैं। अगर वो किसी भी ट्रांसपोर्ट एजेंसी की वजह से उसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया किसी और जगह पे, और ट्रांसपोर्ट हो गई है किसी और जगह पे, और वहां पे जाके वो डिपॉजिट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए अगर वाटर की वजह से सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एलुवियल सॉइल। अगर एयर की वजह से वो सॉइल ट्रांसपोर्ट हो रही है तो उसको एलियन सॉइल बोलते हैं। ग्लेशियर्स की वजह से वो सॉइल ट्रांसपोर्ट हो रही है तो उसको ग्लेशियल सॉइल बोलते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए इसके अलावा जो लेक्स होते हैं उनके बॉटम पे जो सॉइल्स पाई जाती है उसको हम लैक्स्ट्राइन सॉइल बोलते हैं,
और जो सी होता है उसके बॉटम पे जो सॉइल मिलती है उसको मैराइन सॉइल बोलते हैं। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे रेजिडुअल सॉइल के बारे में पूछा गया था, लेकिन ऑप्शंस के अंदर जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं ग्लेशियल, वाटर और विंड, ये क्या है, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज हैं, इनकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। हमसे रेजिडुअल सॉइल पूछा गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन 4 है जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The coefficient of gradation and coefficient of uniformity of a given soil sample is 1 and 4 respectively. The ratio of effective size to the diameter through which 30% of the total mass is passed is। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें coefficient of gradation यानी कि CC की वैल्यू हमें 1 दी गई है, coefficient of uniformity की वैल्यू 4 दी गई है, और हमें रेशियो पूछा गया है किसका, इफेक्टिव साइज। इफेक्टिव साइज क्या होता है, D10 होता है, उसको ही हम इफेक्टिव साइज बोलते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। और दूसरा हमें दिया गया है डायमीटर थ्रू विच 30% ऑफ टोटल मास इज पास्ड। देखिए 30% मास जिस डायमीटर से पास हो जाता है उसको हम बोलते हैं D30। तो जो इफेक्टिव साइज होता है D10, उससे 10% ऑफ द टोटल मास क्या होता है, पास हो जाता है। और क्वेश्चन के अंदर हमसे D10 डिवाइडेड बाई D30 हमसे पूछा गया है, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। ये रेशियो हमें निकालना है। क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कोएफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन, हमें सीसी की वैल्यू दी गई है, कितनी, 1 दी गई है। सीसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है D30 स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर 4 दी गई है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है D60 डिवाइड बाई D10। सीसी और CU को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो D60 है, ये D60 जो है ये कट हो जाएंगे, और हमारे पास क्या आएगा, D30 का स्क्वायर डिवाइड बाई D10 का स्क्वायर। अगर हम CC और CU को मल्टीप्लाई करके उसका अंडरूट ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, D30 डिवाइड बाई D10 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। और तो इसके अंदर हम CC और CU की वैल्यू हम जो है दी गई है क्वेश्चन के अंदर, उसको पुट कर लेंगे तो हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी 2। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है D10 बाई D30 का रेशियो, हमने निकाल लिया है D30 डिवाइड बाई D10 का रेशियो जो कि 2 आ रहा है। अगर ये रेशियो हमें निकालना हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 यानी कि 0.5 आ जाएगी। 0.5 हमें ऑप्शन के अंदर नहीं दिया गया है, हमें ऑप्शन के अंदर 2 दिया गया है। तो या तो हमें ऑप्शन चेंज करने हैं या फिर हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज के चेंज करना है, तभी जाके हमारा आंसर मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉइल। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे सरफेस एरिया का ऑर्डर पूछा गया है और इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है। देखिए जो पार्टिकल जितना छोटा होगा उसका सरफेस एरिया, उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है तो सबसे कम स्पेसिफिक सरफेस एरिया किसका होगा, सैंड का होगा, उसके बाद सिल्ट आएगा, उसके बाद क्ले का नंबर होगा, और उसके बाद कॉलॉइड का नंबर होगा। तो सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है, कॉलॉइड सबसे स्मॉल पार्टिकल है, उसके बाद क्ले आता है, उस सिल्ट क्ले से बड़ा होता है, और सैंड के पार्टिकल है वो सिल्ट से बड़े होते हैं। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द अजम्पशन मेड अबाउट बैक ऑफ द वॉल इन द रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे रैंकाइन थ्योरी के बारे में पूछा गया है कि जब हम रैंकाइन थ्योरी को यूज करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या अजम्पशंस लिए जाते हैं। ऑप्शंस में दिए गए हैं प्लेन एंड रफ, प्लेन एंड स्मूथ, वर्टिकल एंड रफ, या फिर वर्टिकल एंड स्मूथ। तो सबसे पहले हम अजम्पशन के बारे में देखते हैं। देखिए ऐसे अज्यूम करते हैं कि ये एक वॉल है और यहाँ पे उसका बैकफिल जो है यहाँ पे है, और ये यहाँ पे सरफेस दी गई है सॉइल की। देखिए जो अजम्पशंस दिए गए थे, पहला अजम्पशन है कि द बैकफिल ऑफ द सॉइल इज आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस एंड कोहेजनलेस। तो ये जो बैकफिल है ये आइसोट्रोपिक है, होमोजीनियस है एंड कोहेजनलेस है। दूसरा अजम्पशन दिया गया था कि बैकफिल ऑफ सरफेस इज हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये जो बैकफिल है ये हॉरिजॉन्टल है, ये दूसरा अजम्पशन है। तीसरा अजम्पशन है बैक ऑफ द वॉल इज वर्टिकल एंड स्मूथ, यानी कि ये जो बैक है वॉल की, तो ये एक तो ये वर्टिकल है, दूसरा ये स्मूथ है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चौथा ये दिया गया था कि सोइल इज इन प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, तो ये हमें ध्यान रखना है ड्यूरिंग एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। तो ये प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में रहती है सोइल, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ऑप्शन के अंदर जो हमें दिया गया है वो है ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, बैक ऑफ द वॉल इज वर्टिकल एंड स्मूथ। तो ये सारे के सारे एजम्पशन हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is correct about viscosity of gas? ऑप्शन में दिए गए हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। देखिए गैस की जो विस्कोसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो ऑप्शन 1 है वो गलत है। इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, तो ये भी गलत है। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो ये भी गलत है। गैस और लिक्विड के अंदर, दोनों के अंदर क्या होता है, देखिए लिक्विड के अंदर अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो रिड्यूस होती है, लेकिन गैसेस के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो कोलाइड इस कोलिजन की वजह से ही उसके अंदर फ्रिक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर विस्कोसिटी आ जाती है। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जो ये जो पार्टिकल होते हैं गैसेस के,
इनको और ज़्यादा एनर्जी मिलती है और ये और ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं और ज़्यादा स्पीड से कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से इसका जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ती है, लेकिन लिक्विड्स होते हैं उनकी जो विस्कोसिटी कम होती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर ऑफ 200 किलो पास्कल इज इक्वलेंट टू द हेड ऑफ जेड मीटर ऑफ लिक्विड हैविंग रिलेटिव डेंसिटी 1.59, द वैल्यू ऑफ जेड इन मीटर्स इज। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें एक प्रेशर की वैल्यू दी गई है 200 किलो पास्कल और हमें बताया गया है कि वो इक्विवेलेंट है किसके, एक हेड दिया गया है जिसकी वैल्यू दी गई है जेड मीटर। लिक्विड हमें दिया गया है जिसकी डेंसिटी हमें दी गई है 1.59, तो ये रिलेटिव डेंसिटी है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जो ये जेड जो हमने इक्विवेलेंट हेड माना है इसकी वैल्यू मीटर के अंदर कितनी होगी। प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है P = ρg, H होता है, H की जगह हमें जेड दिया गया है। देखिए क्वेश्चन के अंदर P की जगह हम क्या पुट कर देंगे 200। देखिए किलो पास्कल दिया गया है तो हम किलो की जगह हम 1000 पुट कर देंगे और पास्कल क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन और मीटर के अंदर हमारी जो ये सारी वैल्यू चलेंगी। देखिए रो की वैल्यू रिलेटिव डेंसिटी हमें दी गई है तो उसको हम 1000 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी होती है वाटर की, तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी आ जाएगी रो, और उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 9.81। एच की जगह हमने जेड पुट कर दिया है मीटर के अंदर। देखिए सारी के सारे इन वैल्यूज को उस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो जेड की वैल्यू अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 12.82 मीटर, यानी कि ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following statement is correct about the center of buoyancy। देखिए सेंटर ऑफ बायंसी के बारे में हमसे पूछा गया है, ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। इट इज द पॉइंट वेयर buoyant force act, it coincides with the centroid of volume of water displaced, it is the point where buoyant force act and it coincides with the centroid of volume of water displaced, it acts outside the body। देखिए सेंटर ऑफ बायंसी को हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास दो कंडीशन है, दो कंडीशन कौन सी है, एक तो है पार्शली इमर्ज और दूसरा है फुली इमर्ज। देखिए जो सेंटर ऑफ बायंसी होता है, जो कोई भी बॉडी है चाहे वो पार्शली इमर्ज है चाहे वो फुली इमर्ज है, उसने कितना पानी जो है कितना वाटर है उसने डिस्प्लेस कर दिया है, और उस डिस्प्लेस्ड वाटर का जो सेंट्रोइड होगा वो ही सेंटर ऑफ बायंसी होगा। तो इस बॉडी ने क्या किया, इतना वाटर जो है डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस्ड वाटर का जो सेंट्रोइड होगा वो क्या होगा, ये पॉइंट होगा, और इस पॉइंट पे क्या है बुoyant फोर्स एक्ट करेगा और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वर्टिकल होगी, अपवर्ड होगी। अब इस कंडीशन की बात करें, पार्शली इमर्ज कंडीशन के अंदर इतना पानी जो है इस बॉडी ने डिस्प्लेस कर दिया है, और इस डिस्प्लेस्ड वाटर का जो सेंट्रोइड होगा वो कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट होगा। इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ बायंसी पे जो buoyant फोर्स एक्ट करेगा वो अपवर्ड होगा। देखिए जो फुली इमर्ज बॉडी होती है उसके अंदर जो सेंटर ऑफ बायंसी होता है और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बॉडी का, वो दोनों कोइंसाइड करते हैं। लेकिन पार्शली इमर्ज बॉडी होती है तो उसके अंदर बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो अलग होता है किससे, सेंटर ऑफ बायंसी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 के अंदर क्या दिया गया है, इट इज द पॉइंट वेयर buoyant फोर्स एक्ट। तो इस पॉइंट पे buoyant फोर्स एक्ट कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। इट कोइंसाइड विद द सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, यहीं पे सेंट्रोइड आएगा किसका, जो वाटर इस बॉडी ने डिस्प्लेस किया है, तो ये भी करेक्ट है। तो ये सारी चीजें में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लॉन्गिट्यूडनल रेक्टेंगुलर सरफेस इज हैंग्ड इनटू द वाटर सच दैट इट्स टॉप एंड बॉटम पॉइंट्स आर a depth 1.5 meter and 6 meter respectively, the depth of center of pressure m from the top surface is। देखिए इस क्वेश्चन को हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह से एक रेक्टेंगुलर सरफेस हमें दी गई है, रेड कलर के अंदर हमें जो एक सरफेस दी गई है रेक्टेंगुलर, इसका जो टॉप पार्ट है ये वाला, ये वाटर की सरफेस से 1.5 मीटर डेप्थ पे है, और इसका जो बॉटम पार्ट है ये वाला, ये वाटर की टॉप सरफेस से 6 मीटर की डेप्थ पे है। तो अगर हमें इस रेक्टेंगुलर बॉडी की अगर हमें हाइट पता करनी हो, अगर उसको मैं h से रिप्रेजेंट करूं तो वो क्या हो जाएगा, 6 में से 1.5 माइनस कर दूंगा तो 4.5 मीटर क्या आ जाएगी हमारे पास, इस रेक्टेंगुलर बॉडी की डेप्थ आ जाएगी। अभी क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर की हमें डेप्थ बतानी है। देखिए ये बॉडी ही जो ये बॉडी है, इसका अगर हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना हो रेड, तो वो कहीं पे यहाँ पे आएगा इसके सेंटर में। इसकी हाइट को मान लिया हमने h बार से, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे आएगा, देखिए ये बॉडी है तो इस तरह से इसके अंदर प्रेशर के अंदर नीचे जाने पे इंक्रीमेंट होगा, तो इसका जो प्रेशर पॉइंट आएगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे आएगा। देखिए h बार की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5 प्लस h/2, तो इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास h बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो डेप्थ आई है वो 3.75 मीटर आ जाएगी, किससे, टॉप सरफेस ऑफ द वाटर। अभी हमें h स्टार की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है, तो h स्टार की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है IG sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय AH बार। देखिए IG क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जिस रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है BD³/12। और एरिया की बात करें तो रेक्टेंगुलर बॉडी का एरिया मान लिया हमने क्या है
अगर बी विड्थ है और डी इसकी डेप्थ है तो एरिया हो गया। बी डी यहाँ पे ये कट हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय 12 बच जाएगा। देखिए डी डेप्थ है, डेप्थ को हमने एच से रिप्रेजेंट किया है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर डिवाइड बाय 12 आ जाएगा। चलिए अभी साइन स्क्वायर थीटा की बात करें। थीटा देखिए बॉडी जो है रेक्टेंगुलर है और ये वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर है, तो ये जो इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा में थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसके अंदर हम एच बार की वैल्यू इन दोनों जगह पे पुट कर देंगे। एच की वैल्यू हमने निकाल दी है 4.5, ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास एच स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.2 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 4.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेलोसिटी पोटेंशियल विच फॉलोज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि ऐसा वेलोसिटी पोटेंशियल बताओ दिए गए ऑप्शन चारों में से जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो करता हो। चलिए चार ऑप्शंस दिए गए हैं, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कॉस एक्स और चौथा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है। देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है 2D फ्लो के लिए क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू a, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, इन दोनों का अगर समेशन करें तो वो 0 आना चाहिए। चलिए अभी सबसे पहले देखिए चार ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस में हमें डिफरेंट फाई की वैल्यू दी गई है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली जो वैल्यू हमें दी गई है इसको फाई मान के इससे हम बाकी की आगे की कैलकुलेशन करके देखते हैं। देखिए इसी को हम पहले चूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है, बीच के अंदर माइनस दिया गया है और होपफुली जब हम एडिशन करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फाई की वैल्यू को हमने एज्यूम कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो कि ऑप्शन 2 के अंदर दिया गया है, ये है। अभी हम क्या करेंगे, इस फाई से हम u और v की वैल्यू निकालेंगे। अब u और v की वैल्यू कैसे निकलती है, u का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो u होता है x डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी, y डायरेक्शन के अंदर हमें वेलोसिटी निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसकी जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो होता है वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। चलिए इन दोनों की वैल्यू हम कंटिन्यूटी इक्वेशन के अंदर पुट करके देखते हैं, बस वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन 2 के अंदर हमें वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की जो वैल्यू दी गई है ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। At what distance from the boundary layer the value of the wall shear is 3 times the turbulent shear। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि कौन सी डिस्टेंस पे, और ये डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है, बाउंड्री लेयर से, वॉल शेयर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, 3 गुना हो जाती है अगर हम कंपेयर करें तो किससे, टर्बुलेंट शेयर से। चलिए क्वेश्चन को मैं फिर से बता देता हूं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वॉल शेयर की वैल्यू है वो 3 गुना हो जाएगी टर्बुलेंट शेयर की, तो वो डिस्टेंस हमें बतानी है और वो डिस्टेंस मेजर करनी है बाउंड्री लेयर से। देखिए जो बाउंड्री लेयर है उससे 2/3r डिस्टेंस पे जो वॉल शेयर की वैल्यू होती है वो 3 गुना हो जाती है टर्बुलेंट शेयर के, तो आंसर जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, 2/3r। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is correct about the streamlines and equipotential lines। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे स्ट्रीमलाइन और इक्विपोटेंशियल लाइंस के बारे में पूछा गया है, ऑप्शन हमें दिए गए हैं। बोथ कैन बी ड्रॉन ग्राफिकली फॉर विस्कस फ्लो अराउंड एनी बाउंड्री, मैसेज फॉर्म्ड बाय देम आर ऑलवेज स्क्वायर, दे ऑलवेज मीट ऑर्थोगोनली, दे कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ऑल बाउंड्री कंडीशंस। चलिए इसका जो आंसर है वो आंसर है ऑप्शन 3 है, इसका करेक्ट आंसर है कि जो स्ट्रीम लाइन्स होती हैं और जो इक्विपोटेंशियल लाइन होती हैं वो हमेशा ऑर्थोगोनली मीट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Rankine half oval body MM is subjected to 2-dimensional flow having velocity v. The typical streamline is shown in following diagram. The point A in diagram shows। देखिए इस तरह से क्वेश्चन के अंदर हमें एक बॉडी दी गई है, इस तरह से एक ओवल शेप बॉडी है और इस तरह से ये हमें स्ट्रीमलाइंस दी गई हैं। अभी ये बताना है कि ये जो पॉइंट ए है यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए बाकी की स्ट्रीमलाइंस तो इस तरह से इधर मूव कर गई, ये वाली स्ट्रीमलाइन इधर से इधर मूव कर गई, लेकिन जो यहाँ से स्ट्रीमलाइन आई वो इसके आगे मूव नहीं कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट ए है यहाँ पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी 0 है। इस तरह का जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट, स्थिरता बिंदु, यानी कि जो ऑप्शन 3 है स्टैग्नेशन पॉइंट, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रेशियो फॉर फ्रॉड नंबर। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे फ्रॉड नंबर के बारे में पूछा गया है, हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कंप्रेसिव फोर्स टू इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, इनर्शिया फोर्स टू टेंशन फोर्स या फिर विस्कस फोर्स टू इनर्शिया फोर्स। देखिए जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाय द विस्कस फोर्स। फ्रॉड नंबर होता है ये होता है इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स का रेशियो होता है। आयलर नंबर होता है ये इनर्शिया फोर्स और प्रेशर फोर्स का रेशियो होता है। वेबर नंबर जो होता है वो होता है इनर्शिया फोर्स और सरफेस टेंशन का जो है रेशियो होता है। और जो मैक नंबर होता है वो इनर्शिया फोर्स और इलास्टिक फोर्स का
रेशियो होता है। ये सारे फॉर्मूले हमें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन के अंदर हमसे फ्रॉड नंबर के बारे में पूछा गया है, तो ये होता है इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स जो है, यानी कि जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स का ये जो रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगल चैनल सेक्शन द एंगल ऑफ स्लोपिंग साइड फ्रॉम द वर्टिकल इज। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन के बारे में पूछा गया है। मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन के लिए जो एंगल होता है स्लोपिंग साइड का वर्टिकल से, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ऑप्शंस दिए गए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 75 डिग्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए इस तरह से अगर हमें कोई ट्रायंगल सेक्शन दिया जाता है तो जो मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगल सेक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो इसकी साइड स्लोप होती है, इसका जो एंगल होता है हॉरिजॉन्टल के साथ वो 45 डिग्री होता है, और वर्टिकल होता है उसके साथ भी इसकी एंगल की वैल्यू 45 डिग्री होती है। अगर यही क्वेश्चन हमें ट्रेपेजोइडल सेक्शन के बारे में पूछा जाए तो इसकी जो स्लोपिंग साइड होती है वो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाती है और हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बनाती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 45 डिग्री फॉर द ट्रायंगुलर सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर डायरेक्टली टू द रूट जोन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं चेक फ्लडिंग, ड्रिप मेथड, फुरो मेथड, स्प्रिंकलर मेथड। देखिए जो ड्रिप मेथड होता है उसके अंदर हम क्या है कि वाटर को डायरेक्टली उसकी प्लांट्स की रूट पे हम अप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फील्ड ऑफ 500 हेक्टेयर्स इज टू बी इरिगेटेड फॉर पर्टिकुलर क्रॉप हैविंग 100 days base period. The total depth of water required by the crop is 100 centimeter. Calculate the duty of water in hectare per cubic meter. देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें एक फील्ड का एरिया दिया गया है 500 हेक्टेयर, हमें उसका एरिया दिया गया है, 100 डेज हमें बेस पीरियड बी की वैल्यू हमें दी गई है, डेप्थ ऑफ वाटर जो है डेल्टा की वैल्यू हमें 100 सेंटीमीटर हमें दी गई है, और हमसे ड्यूटी की वैल्यू यानी कि डी की वैल्यू हमसे पूछी गई है, और हमें डी की वैल्यू बतानी है। यूनिट हमें दी गई है हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर के अंदर। देखिए बेस पीरियड बी 100 डेज, डेल्टा 100 सेंटीमीटर। अब इस 100 सेंटीमीटर को हम मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर आ जाएगा। देखिए डेल्टा और ड्यूटी के अंदर क्या रिलेशन होता है? देखिए ड्यूटी डी होती है इज इक्वल टू 8.64 बी डिवाइड बाई डेल्टा। देखिए जो ड्यूटी है वो हेक्टेयर पर क्यूबिक मीटर के अंदर इसकी वैल्यू आएगी। डेल्टा की वैल्यू जो हम पुट करेंगे वो मीटर के अंदर करेंगे, बी की वैल्यू हम डेज के अंदर पुट करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 864 हेक्टेयर पर क्यूमेक। ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। हमें यूनिट्स का पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ रोडवे इज डिफाइंड एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ। ऑप्शंस दिए गए हैं। स्पीड और टाइम हेडवे का मल्टीप्लिकेशन होता है, स्पीड और डिस्टेंस वे का मल्टीप्लिकेशन होता है, ट्रैफिक डेंसिटी एंड स्पीड का मल्टीप्लिकेशन होता है, या फिर टाइम हेडवे एंड डिस्टेंस हेडवे का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो देखते हैं। देखिए जो ट्रैफिक वॉल्यूम होता है वो होता है कि किसी भी एक सेक्शन पे 1 घंटे के अंदर कितने व्हीकल्स, कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स पास हो रहे हैं, तो उसको ट्रैफिक वॉल्यूम बोलते हैं। स्पीड होती है कि 1 घंटे के अंदर व्हीकल कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। ट्रैफिक डेंसिटी होती है कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने व्हीकल्स प्रेजेंट हैं, कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स 1 किलोमीटर सेक्शन के अंदर प्रेजेंट है, तो उसकी डेंसिटी होती है, ट्रैफिक डेंसिटी होती है। देखिए स्पीड और ट्रैफिक डेंसिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, तो क्या आएगा? व्हीकल पर आवर, जो कि ट्रैफिक वॉल्यूम की यूनिट होती है। ट्रैफिक वॉल्यूम होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है ट्रैफिक डेंसिटी एंड स्पीड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेडियस इन सेंटीमीटर of a resisting section of 20 centimeter slab if the ratio of radius of wheel load distribution to the thickness of slab is 2। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेडियस, और उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? सेंटीमीटर। तो इक्विवेलेंट रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल b से। चलिए अभी हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है रेजिस्टिंग सेक्शन हमें दिया गया है, यानी कि हमें h की वैल्यू हमें दी गई है कितनी? 20 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता है? स्मॉल a। और थिकनेस ऑफ स्लैब यानी कि ये जो रेजिस्टिंग सेक्शन की स्लैब की हमने हाइट की बात करी थी, वही उसकी जो है थिकनेस होती है। a/h का जो हमें रेशियो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया कितना? 2। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें h की वैल्यू 20 सेंटीमीटर हमें दी गई है, a/h का रेशियो हमें 2 दिया गया है, तो h की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू रेडियस ऑफ व्हील लोड कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस आ जाएगी। देखिए अब इसके लिए 2 चीजें हमें ध्यान रखनी है। देखिए b की वैल्यू क्या होती है? ये कंडीशन तब लागू होती है जब a इज लेस देन 1.724h, यानी कि a/h का जो रेशियो है अगर 1.724 से छोटा होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे इक्विवेलेंट रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए, अदरवाइज हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमें a/h का जो रेशियो है वो 2 दिया गया है, तो ये कंडीशन यानी कि लागू नहीं होगी। अदरवाइज में जो दिया गया है कंडीशन वो b के इक्वल है, यानी कि जो इक्विवेलेंट रेडियस है इन सेंटीमीटर वो इक्वल हो जाएगी किसके? 40 सेंटीमीटर के। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
On peak hourly demand, what is the maximum daily consumption for the city which have average daily consumption of 1 lakh मीटर क्यूब। क्वेश्चन के अंदर हमसे पीक आवरली डिमांड के बारे में पूछा गया है, मैक्सिमम आवरली डिमांड के बारे में पूछा गया है, हमें एवरेज डेली कंजप्शन हमें दिया गया है 1 लाख मीटर क्यूब। तो सबसे पहले इन दोनों के अंदर हम क्या क्या रिलेशन होता है पहले हम देख लेते हैं। देखिए मैक्सिमम डेली डिमांड होती है वो होती है 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड। एवरेज डेली डिमांड दिया गया है और यहाँ पे मैक्सिमम डेली डिमांड है, इन दोनों के अंदर रिलेशन क्या होता है 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी मैक्सिमम आवरली डिमांड है और यहाँ पे मैक्सिमम डेली डिमांड है, तो ये कितना होता है 1.5 टाइम्स द मैक्सिमम डेली डिमांड। अभी जो मैक्सिमम डेली डिमांड है ये हमने अभी निकाला था, ये होती है 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम डेली डिमांड की जगह क्या लिख देंगे 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड। तो कितना आ जाएगा, ये 1.5 पहले से था, 1.8 और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 2.7 इंटू एवरेज डेली डिमांड। यानी कि जो मैक्सिमम आवरली डिमांड है वो होता है 2.7 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड। तो ये हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन के अंदर हमें मैक्सिमम आवरली डिमांड पूछा गया है और हमें क्वेश्चन के अंदर 1 लाख दिया गया है एवरेज डेली डिमांड। तो 1 लाख को हम 2.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। वीकली और मंथली के लिए और देख लेते हैं। देखिए जो मैक्सिमम वीकली डिमांड होती है वो एवरेज वीकली डिमांड का 1.48 टाइम्स होती है, ये हमें ध्यान रखना है। मैक्सिमम मंथली डिमांड होती है वो एवरेज मंथली डिमांड का 1.28 टाइम्स होती है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स इज डिजाइन। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि दिए गए चारों ऑप्शंस में से किसके अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स को डिजाइन करते हैं। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं एवरेज डेली डिमांड के अकॉर्डिंग, एनुअल पीक डिमांड के अकॉर्डिंग, मंथली पीक डिमांड के अकॉर्डिंग या फिर मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे के अकॉर्डिंग। देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स को डिजाइन किया जाता है वो डिजाइन किया जाता है मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट आंसर है। तो ये हमें ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। A. Most of the loads applied to a building are environmental load. Most of the loads are dead followed by live loads. 4 ऑप्शंस में दिए गए हैं। देखिए जो मोस्ट ऑफ द लोड बिल्डिंग पे अप्लाई होते हैं वो डेड लोड होते हैं और उसके बाद जो नंबर आता है वो होता है लाइव लोड का, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा डेड लोड होते हैं, उसके बाद लाइव लोड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज एज इंक्रीज इन द पिच ऑफ अ रूफ अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ लोड दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन इट। देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हम पिच को इंक्रीज करते हैं तो अमाउंट ऑफ लोड जो उस पर लोड अप्लाई किया जा सकता है, अगर पिच इंक्रीज करते हैं तो उस पर जो लोड है वो भी ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं, या अमाउंट ऑफ लोड है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, वो सेम रहेगी, या फिर डिपेंड अपॉन केस। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि पिच क्या होती है। देखिए जो पिच रूफ होती है उसके अंदर जो हाइट होती है और जो स्पान होता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम पिच बोलते हैं। इसके अंदर जो ये एंगल होता है हॉरिजॉन्टल से, इसको बोलते हैं पिच एंगल। पिच एंगल को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो पिच जो है वो भी इंक्रीज होगी, और अगर ये एंगल अगर इंक्रीज होगा तो जो इसके ऊपर जो लोड अप्लाई किया जा सकता है तो उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। पिच अगर इंक्रीज होगी तो लोड डिक्रीज होगा। ऑप्शन 2 है जो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What will be the rain load in PSF if DS is 2 inches and DH is 1 inches। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे रेन लोड के बारे में पूछा गया है और इस रेन लोड की वैल्यू हमें बतानी है। यूनिट हमें दी गई है PSF और DS की वैल्यू 2 दी गई है 2 इंचेस, और DH की वैल्यू हमें 1 इंच दी गई है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए जो PSF होता है इसकी फुल फॉर्म होती है पाउंड्स पर स्क्वायर फीट, तो ये हमें पता होना चाहिए। DH होता है वो होता है हाइड्रोलिक हेड, इंचेस के अंदर हमें दिया गया है। DS जो होता है वो होता है स्टैटिक हेड, ये भी हमें इंचेस के अंदर दिया गया है। एज पर यूएस कोड रेन लोड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास वो होता है 5.2 DS प्लस DH। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, 5.2 मल्टीप्लाई बाय DS प्लस DH। तो यहाँ पे जो DS और DH है इनकी वैल्यू हमें इंचेस के अंदर पुट करनी है, तो हमें जो रेन लोड है वो पाउंड्स पर स्क्वायर फीट के अंदर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। DS की वैल्यू में 2 दी गई है, DH की वैल्यू 1 दी गई है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.6 PSF, यानी कि ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंक्रीट इज, देखिए कंक्रीट के बारे में पूछा गया है, गुड इन कंप्रेशन गुड इन टेंशन। तो ये गलत है। टेंशन के अंदर कंक्रीट वीक होता है, कंप्रेशन के अंदर अच्छा होता है। गुड इन कंप्रेशन वीक इन टेंशन, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। वीक इन कंप्रेशन वीक इन टेंशन, तो ये भी गलत हो जाएगा। वीक इन कंप्रेशन गुड इन टेंशन, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If in planar system X parts slash members there are Y number of forces then condition of statically determinacy is। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे स्टैटिक डेटर्मिनेंसी के बारे में पूछा गया है और हमें दिया गया है कि X पार्ट्स हमें दिए गए हैं और Y नंबर ऑफ फोर्सेस हमें दी गए हैं,
ऑप्शन में दिए गए हैं y लेस देन 3x, y ग्रेटर देन 3x, y इज इक्वल टू 3x या फिर नन ऑफ दीज। देखिए अगर y इज इक्वल टू 3x होगा तो जो कंडीशन होगी वो कि स्टैटिकली डेटरमिनेट जो स्ट्रक्चर होगी, y ग्रेटर देन 3x होगा तो स्टैटिकली इनडेटरमिनेट स्ट्रक्चर होगी। अगर एक पार्ट होता है, एक मेंबर होता है, तो उसके अंदर मैक्सिमम 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस उसके लिए हो सकती हैं। तो हमें टोटल x पार्ट्स दिए गए हैं, तो हमारे पास कितनी होगी टोटल मैक्स टू मैक्स 3x इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हो सकती हैं। अभी y नंबर ऑफ फोर्सेज हमें दिए गए हैं, y नंबर ऑफ रिएक्शंस हमें दिए गए हैं। तो अगर अननोन फोर्सेज y हों और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस टोटल मैक्सिमम 3x हों, तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो जो स्ट्रक्चर होगी वो स्टैटिकली डेटरमिनेट होगी। अगर नंबर ऑफ जो अननोन है, नंबर ऑफ फोर्सेज हैं हमारे, वो बढ़ जाते हैं किससे, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, तो वो कंडीशन ऑब्वियसली स्टैटिकली इनडेटरमिनेट होगी। तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हमें कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x फॉर स्टैटिकली डेटरमिनेट कंडीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सिस्टम हैज मोर इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम देन नंबर ऑफ फोर्सेज देन द सिस्टम इज। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो हैं वो ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ रिएक्शंस नंबर ऑफ फोर्सेज से अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहेंगे। ऑप्शंस दिए गए हैं, इम्प्रॉपरली कंस्ट्रेंट, पार्शली कंस्ट्रेंट, स्टेबल या फिर नन ऑफ दीज। देखिए अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन ज़्यादा है और नंबर ऑफ फोर्सेज कम है, यानी कि नंबर ऑफ रिएक्शंस कम है, इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चर जो है अनस्टेबल होगी और जो स्ट्रक्चर हैं उसके जो पार्ट्स हैं उसके जो मेंबर्स हैं वो मूव करेंगे, क्योंकि उनको मूव करने से रोकने के लिए जो रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ज़्यादा। तो इसका मतलब वो क्या होगी, वो पार्शली कंस्ट्रेंट स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर ये इक्वेशंस ये इक्वल हो जाती हैं तो वो स्टैटिकली डेटरमिनेट स्ट्रक्चर होती हैं, वो स्टेबल स्ट्रक्चर होती हैं। अगर ये कंडीशन हो जाती है कि इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है वो कम हो लेकिन नंबर ऑफ फोर्सेज से, तो वो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो जाती है लेकिन वो स्टेबल होती है। पर उसको डिटरमाइन करने के लिए हमें कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर ज़्यादा हो जाती है किससे, नंबर ऑफ फोर्सेज से, नंबर ऑफ रिएक्शन से, तो जो स्ट्रक्चर वो अनस्टेबल हो जाएगी, उसके जो पार्ट्स हैं उसके मेंबर्स हैं वो मूव करेंगे, उनको मूवमेंट को रोकने के लिए जो है जितनी कंस्ट्रेंट्स की जरूरत पड़ती है वो इनफ नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट है, पार्शली कंस्ट्रेंट होगी वो स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट यूज्ड इन मेकिंग ट्रस। ट्रेसेस के बारे में पूछा गया कि कौन सा मटेरियल यूज नहीं किया जाता है ट्रेसेस को बनाने के लिए। ऑप्शंस दिए गए हैं, वुडन स्ट्रट, मेटल बार्स, चैनल या फिर कंक्रीट। देखिए कंक्रीट को हम यूज नहीं करते हैं ट्रेसेस को बनाने के लिए। देखिए जो ट्रेसेस के मेंबर होते हैं उसके अंदर एक्सियल फोर्सेज आते हैं। एक्सियल फोर्स कंप्रेशन नेचर के भी हो सकते हैं, टेंशन नेचर के भी हो सकते हैं। कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेशन में अच्छा होता है लेकिन टेंशन के अंदर वो वीक होता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ट्रस इट इज अज्यूम दैट मेंबर आर जॉइंड बाय। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें फिर से ट्रस के बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, रफ पिंस, स्मूथ पिंस, आइदर रफ और स्मूथ पिंस, नन ऑफ दीज। देखिए जो ट्रस के जो मेंबर्स होते हैं वो स्मूथ पिंस से ज्वाइन किए जाते हैं। ऑप्शन 2 है वो करेक्ट है। देखिए कुछ अजम्पशंस लिए जाते हैं। एक अजम्पशन होता है कि जो उसके अंदर जो मेंबर्स को ज्वाइन किया जाएगा तो वो स्मूथ पिंस से ज्वाइन किया जाएगा। दूसरा अजम्पशन ये भी होता है कि जो मेंबर्स होते हैं उनका जो वेट है वो नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तीसरा अजम्पशन ये होता है कि जो भी एक्सटर्नल फोर्सेज लगेंगे वो उनके जॉइंट्स पे एक्ट करेंगे। तो ये सारे अजम्पशन हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ट्रस एंड बीम। ऑप्शंस में दिए गए हैं, बीम कैंट transmit load in vertical direction while truss can. Truss can transmit load in vertical direction while beam can. Beam can transmit load in axial direction while truss can. Truss can transmit load in axial direction while beam can. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बीम और ट्रस के बारे में। ट्रस के जो मेंबर्स हैं उसको हम डिजाइन करते हैं एक्सियल लोड को ट्रांसमिट करने के लिए। एक्सियल लोड कौन कौन से हो सकते हैं, टेंशन भी हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है। अगर हम बीम्स की बात करें तो उसको डिजाइन किया जाता है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए, राइट। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन दिया गया है। इसको अगर हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन अगर हम रीड करें तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। तो जो बीम्स होते हैं इसका हम यूज करते हैं ट्रांसवर्स लोड को रजिस्ट करने के लिए, और जो ट्रस के मेंबर होते हैं इनको हम यूज करते हैं टेंशन और कंप्रेशन यानी कि एक्सियल लोड को रजिस्ट करने के लिए। तो इसका मतलब जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रस कैन ट्रांसमिट लोड इन वर्टिकल डायरेक्शन, यानी कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर ट्रस है वो लोड को ट्रांसमिट नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिवन दैट J is number of joints, B and R are number of members and number of reactions. If B is 4, R is 3, J is 4, then the truss is। देखिए 4 ऑप्शंस हमें दिए हैं, स्टैटिकली डेटरमिनेट, स्टैटिकली इनडेटरमिनेट एंड स्टेबल, स्टेबल, अनस्टेबल।
देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें नंबर ऑफ जॉइंट्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ टोटल मेंबर्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस जो है उनकी वैल्यू हमें दी गई है और हमें बताना है कि स्ट्रक्चर किस टाइप की स्ट्रक्चर है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, स्टैटिकली डिटरमिनेट है, अनडिटरमिनेट है, ये सारी बातें हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रस 2D ट्रस के लिए हमें स्टैटिकली डिटरमिनेंसी चेक करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, वो होता है ds = m + re - 2j। देखिए m यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल मेंबर्स हमें जो है वो 4 दिए गए हैं, b = 4 दिया गया है, RE एक्सटर्नल रिएक्शन हमें 3 दी गई है, -2 × j की वैल्यू हमें टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स हमें 4 दिए गए हैं। सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -1। देखिए स्टैटिक डिटरमिनेंसी की वैल्यू अगर -1 आती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, अनस्टेबल है। देखिए अगर ds की वैल्यू 0 आती है तो वो स्ट्रक्चर होगी वो स्टेबल होगी, वो स्टैटिकली डिटरमिनेट होगी, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव आती है तो जो स्ट्रक्चर होगी वो अनस्टेबल होगी, और अगर इसकी वैल्यू जो 0 से बड़ी आती है इसका मतलब वो जो स्ट्रक्चर है वो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट होगी लेकिन वो स्ट्रक्चर स्टेबल होगी। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच IS कोड गिव्स डिटेल रिगार्डिंग वाटर टू बी यूज इन कॉन्क्रीट। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि कॉन्क्रीट के अंदर कितना वाटर ऐड किया जाता है, इसकी इन्फॉर्मेशन कौन सा IS कोड देता है। ऑप्शंस दिए गए हैं IS 456, IS 383, IS 565 या फिर IS 3012। तो इसके लिए हमें IS कोड्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा IS कोड किस काम में आता है। देखिए IS 456 जो है वो होता है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। तो जो प्लेन कंक्रीट है और जो RCC है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगी हमें, IS कोड 456। IS कोड 383 है वो बताता है स्पेसिफिकेशन फॉर कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट। IS कोड 565 स्पेसिफिकेशन फॉर DDT वाटर डिस्पर्जिबल पाउडर कंसनट्रेट, और IS 3012 स्पेसिफिकेशन फॉर क्रोम मैग्नीज। तो इन चारों में से जो स्टार्टिंग के 2 है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा IS कोड 456 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसाइजर। तो हमें प्लास्टिसाइजर के एग्जाम्पल के बारे में बताना है, चारों में से कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरोसिलिकेट, जिप्सम या फिर सुर्खी। चलिए देखते हैं। देखिए जो हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ये प्लास्टिसाइजर होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। फ्लोरोसिलिकेट होता है ये एक एक्सीलेटर होता है। जिप्सम जो होता है वो रिटार्डर होता है, इसके बारे में सबको पता है। सुर्खी जो है ये एक पोजोलैनिक मटेरियल है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो जो ऑप्शन जो 1 है हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है ये प्लास्टिसाइजर है, इसका आंसर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी मेथड्स ऑफ बैचिंग ऑफ कंक्रीट आर देयर। तो कंक्रीट के बैचिंग के कितने मेथड हैं ये पूछा गया है। तो हमें पता है कि कंक्रीट के अंदर 2 तरह से बैचिंग की जाती है, एक होती है वॉल्यूम बैचिंग, एक होती है वेट बैचिंग। देखिए जो वॉल्यूम बैचिंग होती है वो हम यूजुअली नॉमिनल मिक्स जो होते हैं M5 से M25 के बीच के अंदर, उनके लिए हम वॉल्यूम बैचिंग करते हैं और इसकी जो एक्यूरेसी है वो कम होती है। अगर हम वेट बैचिंग की बात करें तो ये इस बैचिंग को क्या है, बेस्ट बैचिंग माना जाता है। इसके जो रिजल्ट्स होते हैं मोर एक्यूरेट होते हैं, और इसको यूजुअली हम डिजाइन मिक्स बनाने के लिए जो हम बैचिंग यूज करते हैं वो वेट बैचिंग का यूज करते हैं। चलिए कई बार क्वेश्चन के अंदर हमसे IS कोड के बारे में पूछ लिया जाता है कि बैचिंग के लिए और मिक्सिंग प्लांट के अंदर हम कौन सा IS कोड जो है हमें स्पेसिफिकेशन देता है, तो वो है IS 4925। तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, तो इसका आंसर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्क्रीट इज जनरली प्लेस्ड ऑन। ऑप्शंस में दिए गए हैं फॉर्मवर्क, स्टैंड, मोल्ड या फिर प्लेटफॉर्म। देखिए जो कंक्रीट होता है उसको प्लेस किया जाता है फॉर्मवर्क के ऊपर, तो ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इफेक्टिव विड्थ ऑफ ए कॉलम स्ट्रिप ऑफ ए फ्लैट स्लैब इज टेकन एज। देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कॉलम स्ट्रिप होती है जो किसके अंदर होती है, फ्लैट स्लैब के अंदर, उसकी जो इफेक्टिव विड्थ होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है। ऑप्शंस में दिए गए हैं 1/4 द विड्थ ऑफ द पैनल, हाफ द विड्थ ऑफ द पैनल, हाफ द डायमीटर ऑफ द कॉलम, द डायमीटर ऑफ द कॉलम। चलिए सबसे पहले हम फ्लैट स्लैब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। देखिए ये एक फ्लैट स्लैब का जो है डायग्राम दिखा रखा है, इसके अंदर यहाँ पे फ्लैट स्लैब के अंदर 4 कॉलम दिखा रखे हैं। चारों कॉलम्स जो ब्लैक कलर के अंदर दिखा रखे हैं, चारों कॉलम हैं। चलिए इन चारों कॉलम्स के अंदर जो सेंटर लाइन जो सेंटर है, इन चारों कॉलम्स के जो सेंटर्स को जो मिलाने से जो ये रेड के अंदर जो एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, इस रेक्टेंगल को हम बोलते हैं पैनल। तो ये हमें ध्यान रखना है। इन 2 कॉलम्स के जो सेंटर हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, स्पान कहेंगे। यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैनल है तो यहाँ पे 2 तरह के स्पान आएंगे, लॉन्गर स्पान आएगा, एक शॉर्टर स्पान आएगा। यहाँ लॉन्गर स्पान को हम LX से रिप्रेजेंट करते हैं और शॉर्टर स्पान को अगर हम LY से रिप्रेजेंट करते हैं
जो एल एक्स की वैल्यू है वो किससे बड़ी है, एल वाई से, यानी कि जो एल वाई है वो शॉर्टर स्पान है। अभी देखते हैं कि कॉलम स्ट्रिप क्या होता है। देखिए इस तरह से ये जो सेंटर लाइन है, आईएस कोड क्या बोलता है कि जो शॉर्टर स्पान है यानी कि जो एल वाई है उसका 25% यानी 0.25 एल वाई की वैल्यू जो हम लेंगे, सेंटर लाइन से दोनों साइड में 0.25 एल वाई अगर हम डिस्टेंस इस तरह से मार्क करें तो ये जो विड्थ आएगी टोटल, इसको बोलते हैं हम कॉलम स्ट्रिप। तो यहाँ पे हमें एल वाई लेना है और सेम यहाँ पे भी हमें एल वाई ही लेना है। लाइट ग्रीन कलर के अंदर जो दिखा रखी हैं इनको बोलते हैं हम कॉलम स्ट्रिप्स। चलिए इसके अलावा एक मिडल स्ट्रिप भी होती है। देखिए ये जो कॉलम स्ट्रिप हमने बनाई है, इसके जो एजेस हैं तो इसके जो बीच का एरिया जो होगा, जो बीच का बचा हुआ स्पान होगा, इसको हम बोलते हैं मिडल स्ट्रिप। मिडल स्ट्रिप को कैसे निकालेंगे, लॉन्गर स्पान जो होगा उस एलएक्स के अंदर से अगर हम कॉलम स्ट्रिप को माइनस कर देंगे तो मिडल स्ट्रिप आ जाएगा। इधर शॉर्टर स्पान के अंदर अगर हम कॉलम स्ट्रिप को माइनस कर देंगे तो ये वाली मिडल स्ट्रिप की जो है वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। लेंथ है स्पान की, उसको अगर हम हाफ करें तो वो होती है हमारी कॉलम स्ट्रिप। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 है जो इसका आंसर हो जाएगा। जो कॉलम स्ट्रिप होती है वो इक्वल होती है हाफ द विड्थ ऑफ द पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमानेंट डायमेंशन चेंजेस ड्यू टू लोडिंग ऑफ कंक्रीट इज टर्म्ड एज। देखिए कंक्रीट के अंदर जब परमानेंट डायमेंशन चेंज हो जाती है किसकी वजह से, ड्यू टू लोडिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए कंक्रीट के ऊपर जब डेड लोड या फिर किसी भी फिक्स्ड लोड की वजह से एक लंबे टाइम तक वो कांस्टेंट लोडिंग अगर उस पर रहे तो कंक्रीट के ऊपर क्या है कि परमानेंट या फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्रीप। जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो क्रीप होता है वो एक टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और इसके अंदर जो लोडिंग होती है वो कांस्टेंट होती है, ये जनरली डेड लोड की वजह से होती है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। देखिए क्रीप के बारे में कुछ और पॉइंट्स हम ध्यान रख लेते हैं। देखिए जो अगर हम क्रीप कॉफिशिएंट की बात करें तो क्रीप कॉफिशिएंट वो टाइम के साथ उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है। स्टार्टिंग के 7 डेज की बात करें कि अगर एज ऑफ लोडिंग कितनी हो 7 डे, उसके लिए क्रीप कॉफिशिएंट की वैल्यू होती है 2.2। 28 डेज के लिए 1.6 होती है और 1 ईयर के लिए कितनी हो जाती है 1.1। तो ये सारी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज टेकन एज। देखिए आरसीसी डिजाइन के अंदर कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को कितना लिया जाता है, ऑप्शन में दी गई हैं 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 0.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर नन ऑफ दीज। देखिए जब आरसीसी डिजाइन करते हैं तो कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, उसको कंसीडर नहीं किया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा नन ऑफ दीज। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड एज। देखिए जो कंक्रीट की जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ होती है उसी को हम मॉडुलस ऑफ रप्चर बोलते हैं, तो जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड एज मॉडुलस ऑफ रप्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू। देखिए कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको ब्रॉडली हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। देखिए कंक्रीट की बात करें तो एक होता है फ्रेश कंक्रीट और एक होता है हार्ड कंक्रीट। देखिए फ्रेश कंक्रीट जो होता है उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं सच एज वर्केबिलिटी, वो मूव कर सकता है, लेकिन जो हार्ड कंक्रीट होती है उसके अंदर प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, उसके अंदर हम स्ट्रेंथ और बाकी चीज़ें मेजर करते हैं। तो इस तरह से जो कंक्रीट की जो बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फ्रेश कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, हार्ड कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच IS कोड गिव्स स्पेसिफिकेशन अबाउट सीमेंट प्लास्टर। तो क्वेश्चन के अंदर हमें सीमेंट प्लास्टर के बारे में बताना है कि कौन सा IS कोड है जो इसके बारे में बताता है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं IS 1500, IS 1221, IS 1400, IS 1661। तो देखते हैं ये कोड किस काम में आते हैं। देखिए जो IS 1500 है ये है मेथड ऑफ ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट फॉर मेटालिक मटेरियल, यानी कि जो ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट किया जाता है इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो IS कोड 1500 के अंदर दी गई हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। IS कोड 1221 की बात करें तो ये होता है फाउंटेन इंक पेन के लिए, तो इसकी स्पेसिफिकेशन बताई जाती है IS कोड 1221 के अंदर। IS कोड 1400 होता है, ये बताता है स्पेसिफिकेशन फॉर ऑप्टिकल ग्लास। चलिए तो ये भी हमें पता होना चाहिए। IS कोड 1661 की बात करें तो ये बताता है एप्लीकेशन ऑफ सीमेंट एंड सीमेंट लाइम प्लास्टर। तो IS कोड जो 1661 होता है ये बताता है एप्लीकेशन ऑफ सीमेंट एंड सीमेंट लाइम प्लास्टर। तो सीमेंट की बात करें या सीमेंट लाइम प्लास्टर की बात करें तो ये स्पेसिफिकेशन हमें पता चलती है IS कोड 1661 से। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ लाइम सीमेंट प्लास्टर रेशियो 1:6 करस्पॉन्ड टू।
देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें लाइव सीमेंट प्लास्टर के बारे में पूछा गया है कि ये जो वैल्यू होती हैं, जैसे कि 1:1:6 लिख दिया, तो इसके अंदर 1 क्या है, नेक्स्ट 1 क्या है और 6 क्या है, तो ये हमें बताना है। देखिए जो लाइम सीमेंट मोर्टार होता है उसको हम बोलते हैं गेज मोर्टार, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जो गेज मोर्टार होता है या लाइम सीमेंट प्लास्टर के अंदर जो रेशियो दिया जाता है, तो इसके अंदर जो फर्स्ट होता है ये होता है सीमेंट, सेकंड जो होता है वो होता है लाइम का प्रोपोर्शन, और जो थर्ड होता है वो होता है सैंड का प्रोपोर्शन। तो ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट हम लिखते हैं सीमेंट का रेशियो, फिर लिखते हैं लाइम का रेशियो, और तीसरा होता है सैंड का रेशियो। और जो ये रेशियो लिखा जाता है किसका होता है, ये गेज मोर्टार का होता है। चलिए ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट बेस्ड अपॉन। कंक्रीट के अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शंस में दिए गए हैं। बल्किंग ऑफ सैंड पे डिपेंड करता है, वाटर कंटेंट इस पे भी डिपेंड करता है, एब्जॉर्प्शन एंड वर्केबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एक्स वाई जेड आर फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कंक्रीट ऑफ कोर्स फाइन एंड कंबाइंड एग्रीगेट्स, द परसेंटेज पी ऑफ फाइन एग्रीगेट टू कंबाइंड एग्रीगेट इज। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें फाइनेस्ट मॉडुलस दिए गए हैं, किसके, कोर्स का फाइनेस्ट मॉडुलस हमें x दिया गया है, फाइन जो है एग्रीगेट उसका फाइनेस्ट मॉडुलस है वो y दिया गया है, और जो कंबाइंड है एग्रीगेट उसका फाइनेस्ट मॉडुलस हमें z दिया गया है। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि हमें बताना है कि फाइन एग्रीगेट का जो परसेंटेज है वो कितना होगा एज कंपेयर टू कंबाइंड एग्रीगेट। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए ये वैल्यूज हमें दी गई हैं एग्रीगेट की। एग्रीगेट हमें 3 तरह के दिए गए हैं, कोर्स, फाइन और कंबाइंड। कोर्स एग्रीगेट का फाइनेस्ट मॉडुलस हमें दिया गया है x, फाइन एग्रीगेट का जो फाइनेस्ट मॉडुलस हमें दिया गया है y, और जो कंबाइंड एग्रीगेट है उसका फाइनेस्ट मॉडुलस हमें दिया गया है z। देखिए अगर हम परसेंटेज की बात करें तो हमें क्वेश्चन के अंदर p परसेंटेज बताया गया है, किसका है, फाइन एग्रीगेट का एज कंपेयर टू कंबाइंड एग्रीगेट। यानी कि अगर हम कंबाइंड एग्रीगेट को 100% अगर हम मानते हैं तो फाइन एग्रीगेट कितना हो जाएगा, p%। और अगर p परसेंटेज जो है किसका है, फाइन एग्रीगेट का है, तो कोर्स एग्रीगेट का कितना परसेंटेज होगा, 100 माइनस पी हो जाएगा, क्योंकि कोर्स और फाइन को मिला के तो कंबाइन एग्रीगेट बनाएंगे। कोर्स एग्रीगेट का जो परसेंटेज हो जाएगा वो हो जाएगा 100 माइनस पी परसेंटेज। देखिए जो कोर्स एग्रीगेट का फाइनेस्ट मॉडुलस होता है वो उसकी वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा होती है इन तीनों में से। फाइन एग्रीगेट की जो फाइनेस्ट मॉडुलस है वो इन तीनों में से सबसे कम होगी, और जो कंबाइंड एग्रीगेट है इसकी जो फाइनेस्ट मॉडुलस की वैल्यू होती है वो कोर्स और फाइन के बीच में कहीं पे लाई करेगी। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए तो देखते हैं ये कैलकुलेशन कैसे होती है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो कोर्स एग्रीगेट का परसेंटेज है उसको उसके फाइनेस्ट मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसको ऐड कर देंगे किससे, फाइन मॉडुलस का जो परसेंटेज है और उसके फाइनेस्ट मॉडुलस से उसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, जो कंबाइंड एग्रीगेट है उसका परसेंटेज और कंबाइंड एग्रीगेट का जो भी फाइनेस्ट मॉडुलस उसके बराबर होनी चाहिए। चलिए अभी इस ब्रैकेट को खोल के अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या है, p की वैल्यू निकालनी है। तो p को हम एक साइड रखेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आएगा, वो क्या होगा, p = z - x डिवाइडेड बाई y - x। चलिए तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, परसेंटेज के अंदर आ जाएगी। तो इसको अगर हम ऑप्शंस के अंदर इसको देखें तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन है जो इससे मैच नहीं कर रहा है। तो जो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था कि फाइन एग्रीगेट का परसेंटेज बताना है, कंबाइंड एग्रीगेट के कंपैरिजन के अंदर हमें बताना है कितना परसेंट होगा, तो उसकी वैल्यू ये आएगी। तो जो वैल्यू हमने निकाली है वो आई है परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट टू कंबाइंड एग्रीगेट। चलिए कुछ और बातें इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाता कि परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट निकालो एज कंपेयर टू कोर्स एग्रीगेट के कंपेरिजन में फाइन एग्रीगेट कितने हैं ये निकालना होता, तो उसको हम कैसे निकालते। देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर फाइन एग्रीगेट क्या दिया हुआ है, p परसेंटेज है। चलिए ये p परसेंटेज होगा। कोर्स एग्रीगेट का परसेंटेज कितना है, 100 माइनस पी है, तो इसको हम नीचे लिख देते हैं। और इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो क्या बताएगा कि फाइन एग्रीगेट का परसेंटेज कितना है एज कंपेयर टू कोर्स एग्रीगेट, न कि कंबाइन एग्रीगेट। चलिए इसको अगर हम निकालते हैं, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा x - z डिवाइड बाई z - y। चलिए तो ये निकल के आएगा, और ये किसके इक्विवेलेंट है, जो ऑप्शन जो बी है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में या तो हमसे पूछा जाता कि फाइन एग्रीगेट टू कोर्स एग्रीगेट का जो रेशियो निकालो या परसेंटेज निकालो, तो हम आंसर बी कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑप्शंस में दिए गए हैं, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट। जो कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है अगर हम उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज करते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट अगर इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो वर्केबिलिटी है वो बढ़ जाती है, न कि कम होती है।
कंक्रीट फॉर विच प्रिलिमिनरी टेस्ट आर कंडक्टेड इज कॉल्ड कंट्रोल्ड कंक्रीट, बिल्कुल करेक्ट है। बल्किंग ऑफ सैंड डिपेंड्स अपॉन फाइननेस ऑफ ग्रेन, सो जो सैंड की जो बल्किंग होती है उसकी फाइननेस पे डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा फाइन सैंड होगी उसके अंदर बल्किंग जो है उतनी ज़्यादा होगी, तो ये भी करेक्ट है। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो 1 है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो गलत स्टेटमेंट हमें बताना है। ऑप्शंस में दिए गए हैं, विद पासेज ऑफ टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीजेज, देखिए जैसे जैसे टाइम पास होता है तो सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती है, तो ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। विद पासेज ऑफ टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट डिक्रीजेज, ये बिल्कुल करेक्ट है। आफ्टर ए पीरियड ऑफ 24 मंथ्स द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट रिड्यूसेज टू 50%, तो ये भी करेक्ट है। द कॉन्क्रीट मेड विद स्टोरेज डेटोरिएटेड सीमेंट गेन्स स्ट्रेंथ विद टाइम, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ए कॉन्क्रीट मिक्स 1:3:6 एंड वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 बोथ बाय वेट, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर बैग। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें कॉन्क्रीट मिक्स दिया गया है, 1:3:6 रेशियो हमें दिया गया है, वाटर और सीमेंट का WC रेशियो हमें दिया गया है 0.6 हमें दिया गया है, बाय वेट है, और हमें बताना है कि एक बैग अगर हम सीमेंट का यूज करते हैं तो उसके अंदर कितना वाटर हमें मिक्स करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए वाटर सीमेंट रेशियो हमें दिया गया है 0.6 बाय वेट दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सीमेंट हमें कितना दिया गया है 0.6। अभी क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है कि वेट ऑफ सीमेंट की बात करें तो एक बैग के अंदर कितना वेट होता है, 50 किलो होता है, तो हम क्या करेंगे इस वेट ऑफ सीमेंट को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें वेट ऑफ वाटर की वैल्यू निकल जाएगी, वो कितनी आएगी, वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू ये जो 0.6 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वेट ऑफ सीमेंट जितना है 0.6 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 kg क्या आ जाएगा हमारे पास, वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ कंक्रीट बाय पंप्स इज डन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ, देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि जब हम कंक्रीट को पंप्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट करते हैं तो मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस तक उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन जो 4 के अंदर दिया हुआ है 400 मीटर। 400 मीटर डिस्टेंस के लिए कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पंप्स, तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंप्रेशन इन PSC इज डन बाय स्पेस ऑफ हाई स्ट्रेंथ टेंडन, देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट होती है उसके अंदर कंप्रेशन किसके द्वारा किया जाता है, ऑप्शंस में दिए गए हैं, विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ टेंडन, विद द हेल्प ऑफ टेंशनिंग ऑफ हाई स्ट्रेंथ टेंडन, शेयरिंग ऑफ हाई स्ट्रेंथ टेंडन, या फिर बेंडिंग ऑफ हाई स्ट्रेंथ टेंडन। चलिए PSC के बारे में पहले कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। देखिए जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट होती है इसके 2 मेथड होते हैं, पहला होता है प्री टेंशनिंग, दूसरा होता है पोस्ट टेंशनिंग। देखिए जो प्री टेंशनिंग होती है इसके अंदर जो फोर्स जो ट्रांसफ़र किया जाता है वो बॉन्डिंग की वजह से होता है, और जो पोस्ट टेंशनिंग होती है उसके अंदर जो फोर्स ट्रांसफर होता है उसका रीजन होता है बियरिंग। चलिए ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है, ये कैसे होता है हम डायग्राम्स की मदद से देखते हैं। देखिए प्री टेंशनिंग के अंदर क्या होता है कि इस तरह से सबसे पहले हम इस तरह से टेंडन को 2 जैक्स के बीच में इस तरह से फिक्स करके, और जो जैक्स की मदद से इसके अंदर क्या है टेंशन फोर्स जो है वो इस तरह से लगाया जाता है ताकि इस टेंडन के अंदर क्या है टेंसाइल फोर्स आ जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं इस तरह से एक मेंबर को वहां पे कास्ट कर देते हैं। अरेंजमेंट को तब तक वहां पे रखा जाता है जब तक इन दोनों के बीच में यहाँ पे सुटेबल बॉन्डिंग ना हो जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से इस टेंडन को यहाँ से काट दिया जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर बॉन्डिंग हो गई है तो ये जो टेंडन के अंदर जो टेंसाइल फोर्स आया था ये क्या करेगा, ये कंक्रीट के ऊपर कंप्रेशन डालेगा, जिसकी वजह से जो कंक्रीट है ये कंप्रेशन के अंदर आ जाएगी। चलिए अब हम पोस्ट टेंशनिंग की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले एक इस तरह से एक मेंबर को कास्ट किया जाता है। कंक्रीट का पहले हमने मेंबर कास्ट कर लिया, उसके बीच के अंदर एक डक्ट एक होल हमने छोड़ दिया लेंथ के अलोंग। जब ये मेंबर सफिशिएंटली हार्ड हो जाता है उसके बाद इस डक्ट के अंदर हम इस तरह से एक टेंडन डाल देते हैं, और इस टेंडन को जैक्स की मदद से इस तरह से दोनों साइड से इसके अंदर टेंशन फोर्स हम डालते हैं। प्रॉपर टेंशनिंग करने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से बियरिंग प्लेट्स दोनों साइड के अंदर लगा के इसको यहाँ से फिक्स कर देते हैं, और उसके बाद हम इन जैक्स को यहाँ से हटा देते हैं। तो इन बियरिंग प्लेट्स की मदद से क्या होगा, फोर्स ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और इसके अंदर इस बॉन्डिंग की वजह से फोर्स ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो अभी हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द कंप्रेशन इन PSC इज डन बाय टेंशनिंग ऑफ हाई स्ट्रेंथ टेंडन, तो ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच बीम टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन कंबाइंड कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि ऑप्शंस में दिए गए चारों बीम्स के अंदर कौन सा ऐसा बीम है जिसके अंदर जो टेंशन कैपेसिटी है स्टील की
ग्रेटर होगी कंबाइंड कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। चलिए ऑप्शंस में दिए गए हैं ओवर रीइंफोर्स्ड, अंडर रीइंफोर्स्ड, सिंगली रीइंफोर्स्ड या फिर डबली रीइंफोर्स्ड। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ओवर रीइंफोर्स्ड बीम। देखिए जो ओवर रीइंफोर्स्ड बीम क्या होती हैं, रीइंफोर्समेंट हमने ज़्यादा प्रोवाइड कर रखा होता है, तो जिसकी वजह से जो फेलियर जो होता है वो कंप्रेशन साइड में फेलियर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रीइंफोर्समेंट जो हमने प्रोवाइड किया है टेंशन साइड के अंदर, उसकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, तभी तो उसके अंदर फेलियर नहीं हुआ, तभी जो फेलियर हुआ है वो कंप्रेशन साइड के अंदर जो फेलियर हुआ। तो टेंशन कैपेसिटी जो है ओवर रीइंफोर्स्ड की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कंप्रेशन साइड के अंदर जो भी कंक्रीट और स्टील है उससे। तो इसका आंसर ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ W इज टोटल लोड पर यूनिट एरिया ऑन अ पैनल, D is diameter of the column head, L is the span in two directions, then the sum of maximum bending moment and average of negative bending moment for a design of span of a square flat slab should not be less than। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें एक फ्लैट स्लैब दी गई है, फ्लैट स्क्वायर स्लैब दी गई है, जिसके अंदर W लोड लग रहा है, जो लोड लग रहा है वो पर यूनिट एरिया पे जो लोड लग रहा है। अब वहां पे कॉलम हेड है, उसका जो डायमीटर हमें D दे रखा है, सर्कुलर कॉलम हेड है। चलिए ठीक है, उसके बाद हमें L स्पान दे रखा है जो कि दोनों साइड्स के अंदर इक्वल होगा। चलिए ठीक है, अब हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, हमें बताना है कि हमें सम की वैल्यू बतानी है। अब ये सम किस किस का है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। देखिए जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहां पे आएगा और एवरेज किसका, जितना भी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट वहां पे आएगा, अगर हम उसका एवरेज करें तो उस नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट का एवरेज और जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, इन दोनों का जो सम करें, उसकी जो मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए वो होगी WL डिवाइडेड बाय 10 L माइनस 2D/3 का होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये हमें ध्यान रखनी है, तो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ सर्कुलर स्लैब कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम नेगेटिव टू मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मोमेंट इज। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे रेडियल मोमेंट के बारे में पूछा गया है। अब ये रेडियल मोमेंट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम पॉजिटिव होगी और कहीं पे मैक्सिमम नेगेटिव भी होगी, तो इन दोनों का रेशियो हमें बताना है। और जो स्लैब हमें दी गई है वो सर्कुलर स्लैब है और उसके ऊपर यूडियल लग रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए इस तरह से हमें एक सर्कुलर स्लैब दे रखी है, तो इसकी जो एज है, इसके जो एंड है, इस तरह से फिक्स है, और उसके जो ऊपर यूडियल लग रहा है उसकी जो यूनिट है वो है kg/m², यानी कि उसके पर यूनिट एरिया के ऊपर जो है लोड लग रहा है। चलिए ठीक है, अभी ये इसका सेंटर होगा, इस सेंटर से क्या होगा, दोनों ये सब साइड के अंदर इसकी रेडियस होगी, तो इस रेडियस की जो वैल्यू है वो हमने अज्यूम कर ली है कि r है रेडियस। चलिए तो ये क्या होगी, एक सर्कुलर स्लैब है जिसके अंदर उसके एजेस जो फिक्स हैं और उसके ऊपर क्या है, यूडियल लग रहा है। चलिए तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो मोमेंट्स आते हैं, किस तरह के मोमेंट्स आते हैं मैं बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट हम देखते हैं सर्कमफेरेंशियल मोमेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम एम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है एम थीटा इज इक्वल टू W/16 r² - r²। तो ये फॉर्मूला जो है ये हमें याद रखना है। अब इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर के ऊपर जो सर्कमफेरेंशियल मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सर्कमफेरेंशियल जो मोमेंट आएगा सेंटर पे, उसमें हम स्मॉल r को अगर हम 0 रख दें तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, WR² डिवाइड बाई 16। तो WR²/16 आ जाएगा सेंटर के ऊपर, किसकी वैल्यू, सर्कमफेरेंशियल मोमेंट की बात करें। अगर हम r की स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दें तो यहाँ पे जो इसके एजेस हैं वहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इस तरह से पैराबोलिक इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए अगर हम रेडियल मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें MR, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, MR इज इक्वल टू W/16 r² माइनस 3r²। देखिए इस 3r के अंदर अगर हम स्मॉल r की वैल्यू अगर हम 0 रखें, यानी कि सेंटर पे अगर हमें रेडियल मोमेंट निकालना हो तो इसकी वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, WR² डिवाइड बाई 16, ये वैल्यू आ जाएगी। चलिए अगर हम एजेस की बात करें, यहाँ पे अगर हम स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर देंगे तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2r² डिवाइड बाई 16, यानी कि WR² डिवाइड बाई 8, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, WR² डिवाइड बाई 8। तो ये जो वैल्यूज हैं ये नेगेटिव हैं और ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर रेडियल मोमेंट के बारे में पूछा गया था, रेडियल मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो पूछा गया था, तो हमें बताना है कि जो मैक्सिमम नेगेटिव होगा वो होगा WR² डिवाइडेड बाई 8 और जो मैक्सिमम पॉजिटिव होगा वो होगा WR² डिवाइडेड बाई 16। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, यानी कि जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूले भी हमें ध्यान रखने हैं। जो हमने ये सारे फॉर्मूले लिखे हैं किसके लिए हैं, ये सर्कुलर स्लैब के लिए हैं जिसके अंदर एजेस जो हैं वो फिक्स हैं, उनको ऊपर यूडियल लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
If permissible compressive stress in concrete is 50 kg per centimeter square, tensile stress in steel is 1400 kg per centimeter square and modulus ratio is 18, the depth of the beam is। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे डेप्थ ऑफ बीम हमें पूछी गई है और क्वेश्चन के अंदर हमें मॉडुलस रेशियो m की वैल्यू 18 दी गई है। इसका मतलब ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड का यूज हमें करना है। परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर हमें 50 दिया गया है और टेंसाइल स्ट्रेस जो है परमिसिबल वो हमें 1400 हमें दिया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट को क्या लिखते हैं हम डिजाइन के अंदर, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू बी इंटू डी स्क्वायर। देखिए क्यू जो होता है इसको हम लिखते हैं 1/2 सी इंटू जे इंटू के। देखिए यहाँ पे जो सी होता है ये होता है कंक्रीट के अंदर जो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस है उसकी वैल्यू। चलिए यहाँ पे जो के होता है इसको हम लिखते हैं के इज इक्वल टू एम इंटू सी डिवाइड बाई टी प्लस एम इंटू सी। देखिए यहाँ पे जो m होता है ये होता है मॉडुलस रेशियो, इसकी वैल्यू 18 हम पुट कर देंगे, c की वैल्यू हम 50 पुट कर देंगे, क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है, t की वैल्यू जो है हम 1400 पुट कर देंगे। चलिए ये सारी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.391। चलिए ये जो k की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है इसको हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, j इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस k/3। यहाँ पे पुट करेंगे हमारे पास j की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 0.87। चलिए हमारे पास क्या है c की वैल्यू हम क्वेश्चन में दी गई है, j और k की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, तो q इससे हम q की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इस q की वैल्यू को हम जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे हमारे पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट क्या आ जाएगा, सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आ जाएगा 8.5 इंटू बी डी स्क्वायर। तो हमें डी की वैल्यू निकालनी है, बाकी चीज़ें हम इस साइड के अंदर भेज देंगे और डी स्क्वायर है तो अंडरूट भी लगा देंगे। तो हमारे पास क्या है डी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 0.11765 इंटू बेंडिंग मोमेंट डिवाइड बाई बी विड्थ का अंडरूट। तो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन जो 1 है वो मैच कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ब्रेड्थ ऑफ ए रिब्ड स्लैब कंटेनिंग 2 बार्स मस्ट बी बिटवीन। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें रिब्ड स्लैब के बारे में पूछा गया है, उसके अंदर रिब के अंदर क्या है 2 बार्स प्रोवाइड कर रखी हैं, उसकी जो ब्रेड्थ है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन में दी गई है 6 सेंटीमीटर टू 7.5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर या फिर नन ऑफ दीज। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि रिब्ड स्लैब होती क्या है। देखिए इस तरह की जो स्लैब होती हैं जिसके अंदर ये जो पार्ट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं रिब्स। तो ये रिब्स अगर एक ही डायरेक्शन में अगर प्रोवाइड किए जाएं इस तरह से तो इस स्लैब को बोलते हैं रिब्ड स्लैब। अगर जो ये रिब्स हैं 2 डायरेक्शन के अंदर इस तरह से भी अगर हम प्रोवाइड कर दें तो इस तरह के स्लैब को हम बोलते हैं वाफल स्लैब। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए रिब्ड स्लैब के बारे में IS कोड क्या बोलता है हम देख लेते हैं। देखिए रिब्ड स्लैब जो होती है जिसके अंदर अगर एक ही बार प्रोवाइड की जाए तो जो मिनिमम विड्थ होती है वो उसकी वैल्यू होती है 65 mm, यानी कि 65 mm से कम जो है इसकी विड्थ नहीं होनी चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर हम 2 रिब्स के बीच में स्पेसिंग की बात करें तो उसकी वैल्यू 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी है। तीसरी बात ये है कि जो डेप्थ होती है रिब्स की एक्सक्लूडिंग टॉपिंग, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है जो स्लैब को इसको हम टॉपिक बोलते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है किसकी, डेप्थ की एक्सक्लूडिंग टॉपिंग। तो जो डेप्थ होती है वो विड्थ का 4 गुना 4 टाइम्स ऑफ विड्थ से जो है कम नहीं होनी चाहिए। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये जो थिकनेस होती है इसको हम बोलते हैं फ्लैंज, और डिजाइन पर्पज के लिए हम टॉपिंग और फ्लैंज को इक्वल मानते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। देखिए अगर थिकनेस ऑफ टॉपिंग की अगर हम बात करें उसे हम जनरली लेते हैं 5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम विड्थ की बात करें रिब्ड स्लैब की तो उसकी जो वैल्यू होती है 2 बार्स के लिए 8 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच में रखनी है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। और अगर हम डायमीटर की बात करें किसका, मेन रीइंफोर्समेंट का, तो उसकी जो वैल्यू है वो 22 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मेन रीइंफोर्समेंट के डायमीटर की वैल्यू 22 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर 2 बार प्रोवाइड की जाए रिब्ड स्लैब की जो विड्थ है उसकी वैल्यू 8 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फाउंडेशन रेस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस में देंगे हैं बेस ऑफ द फाउंडेशन, सब ग्रेड फाउंडेशन सॉइल या फिर बोथ सब ग्रेड एंड फाउंडेशन सॉइल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4 है जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is true? ऑप्शंस में दिए गए हैं टू एंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन द थिकनेस ऑफ फाउंडेशन इज केप्ट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाउंडेशन की जो
थिकनेस है उसको यूनिफॉर्म नहीं रखा जाता है, पहली बात तो ये गलत हो गया। टू एंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन द थिकनेस ऑफ फाउंडेशन इज इंक्रीज ग्रेजुअली टुवर्ड्स द एज, ये भी गलत है। एज की तरफ जब हम जाते हैं सेंटर से एज की तरफ तो उसकी जो थिकनेस है उसको डिक्रीज किया जाता है, ना कि इंक्रीज किया जाता है। टू एंश्योर यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन द थिकनेस ऑफ फाउंडेशन इज डिक्रीज ग्रेजुअली टुवर्ड्स द एज, ये बिल्कुल करेक्ट है। चौथा ऑप्शन, टू इंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन द थिकनेस ऑफ फाउंडेशन इज केप्ट 0 एट द एज, ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेट ऑफ अ फाउंडेशन इज अज्यूम्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए फाउंडेशन के वेट के बारे में पूछा गया है, कितना अज्यूम किया जाता है। ऑप्शंस में देखिए 5% ऑफ द वॉल वेट, 7% ऑफ द वॉल वेट, 10% ऑफ द वॉल वेट या फिर 12% ऑफ द वॉल वेट। देखिए जब हम फाउंडेशन या फुटिंग का डिजाइन करते हैं तो जो टोटल वेट की बात करते हैं, फुटिंग के ऊपर टोटल वेट कितना एक्ट कर रहा है, तो हम उसके अंदर जो वॉल का वेट है उसको ऐड करते हैं और हम फाउंडेशन का वेट है उसको भी ऐड करते हैं। लेकिन जो फाउंडेशन का वेट है उसको हम एज्यूम करते हैं कि वो वॉल के वेट का 10% होता है। और टोटल वेट अगर हम बात करें फुटिंग पे कितना एक्ट करता है, तो टोटल वेट जो एक्ट करता है वो होता है 1.1 टाइम्स ऑफ द वेट ऑफ द वॉल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन फॉर 2 इक्वल कॉलम्स इज रेस्ट्रिक्टेड द शेप ऑफ द फुटिंग जनरली अडोप्टेड इज, देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि 2 इक्वल कॉलम्स हैं, फुटिंग की जो शेप है वो किस तरह की शेप होगी पूछा गया। ऑप्शंस दिए हैं, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, ट्रेपेजॉइडल होगा या फिर ट्रायंगुलर होगा। देखिए अगर 2 इक्वल कॉलम्स हैं तो उसके लिए जो हम कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करेंगे तो वो होगी रेक्टेंगुलर साइज के अंदर वो होगी, तो ये हमें ध्यान रखना है। अगर 2 कॉलम हैं उनके ऊपर जो लोडिंग है वो अलग अलग है, एक कॉलम पे जो लोडिंग है वो ज़्यादा लग रही है, दूसरे कॉलम पे लोडिंग जो कम है, तो क्या है उनका जो साइज है कॉलम्स का वो भी अलग होगा। और अगर लोडिंग जो इस तरह से अलग अलग होगी इसकी वजह से जो हम कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करेंगे वो क्या होगी, उसकी शेप ट्रेपेजॉइडल होगी, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। इसके अलावा हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि उसकी जो डिजाइन कंडीशन की बात करते हैं किसकी, कंबाइंड फुटिंग के अंदर, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड्स होगा वो मस्ट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फुटिंग, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये हमें ध्यान रखना है। जो फुटिंग की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कोइंसाइड करनी चाहिए किससे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोड से कोइंसाइड करनी चाहिए। तो ये कंबाइंड फुटिंग की डिजाइन कंडीशन है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर 2 कॉलम इक्वल कॉलम है तो उसके लिए हम रेक्टेंगुलर फुटिंग प्रोवाइड करते हैं, तो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर कॉलम सेम नहीं है, अलग अलग साइज के कॉलम है या लोडिंग अलग अलग है, तो उसके लिए हम ट्रेपेजॉइडल फुटिंग हम प्रोवाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी फॉर फेलियर ऑफ मटेरियल एट इलास्टिक लिमिट इज नोन एज, देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के बारे में पूछा गया है। चलिए ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, गेस्ट एंड ट्रेकाज थ्योरी, सेंट बेनेट थ्योरी, रैंकाइन्स थ्योरी या फिर हेग थ्योरी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फेलियर थ्योरी के बारे में। देखिए जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी होती है इसको हम रैंकाइन थ्योरी भी बोलते हैं। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी होती है इसको हम सेंट बेनेट्स थ्योरी भी बोलते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी इसको हम गेस्ट एंड ट्रेकाज थ्योरी भी बोलते हैं, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी होती है इसको हम हेग्स थ्योरी भी बोलते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी जिसको डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी बोलते हैं, मिजेज हेनकी थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन के अंदर से हमसे जो पूछा गया था उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिंपली स्पॉटेड बीम कैरीज अ वेरिंग लोड फ्रॉम 0 at one end and W at other end if the length of the beam is A, बीम की लेंथ हमें A दी गई है। The maximum bending moment will be, देखिए हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बताना है और क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया गया है, सिंपली स्पॉटेड बीम है और उसके ऊपर क्या है, वेरिंग लोड जिसका एक्ट कर रहा है। एक एंड पे वेरिंग लोड है जो 0 है, दूसरे एंड पे वेरिंग लोड की जो वैल्यू है वो W हो जाती है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए इस तरह से एक वेरिंग लोड लग रहा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है और दूसरे एंड पे इसकी जो वैल्यू है वो W है। अभी क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि उसके अंदर जो इसका जो स्पान दिया गया है, यहाँ लेंथ दी गई है, वो उसकी वैल्यू हमें स्मॉल a, हमें इस स्पान की वैल्यू हमें दी गई है। तो अभी हमें बताना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पॉइंट a है इसको अज्यूम कर लेंगे और इस पॉइंट को हम पॉइंट b अज्यूम कर लेंगे। तो RA और RB की वैल्यू अगर हम RA प्लस RB निकालेंगे तो टोटल लोड कितना आ जाएगा। देखिए ये यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल के अंदर क्या हो रहा है, बेस जो है वो A है और उसकी जो हाइट है ट्रायंगल की वो क्या है, W है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ये टोटल जो एरिया होगा यही तो लोड होगा। तो इस लोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, RA प्लस RB इज इक्वल टू WA डिवाइड बाई 2। अब हमें RA और RB निकालने के लिए एक इक्वेशन की और जरूरत पड़ेगी। तो वो इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे,
तो हम पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, सिंपली स्पॉटेड है दोनों, एंड तो यहाँ पे हिंज पॉइंट है, तो यहाँ पे इस पॉइंट ए के अबाउट हम क्या करेंगे, मोमेंट ले लेंगे। तो इस लोड की वजह से टोटल जो फोर्स है वो फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा, वो फोर्स एक्ट करेगा कहीं पे, यहाँ पे, और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो पॉइंट ए से कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2/3 a। तो टोटल जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो है WA/2, और ये किस डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, ये है 2a/3 डिस्टेंस पे पॉइंट ए से एक्ट कर रहा है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है। चलिए अब हम बात करें, यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स आएगा RB की वजह से जो ऊपर की ओर एक्ट करेगा, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू लिख देंगे RB × A, जो कि A डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। यहाँ से हम RB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास RB की वैल्यू आ जाएगी WA/3, और इसकी वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास RA की वैल्यू आ जाएगी WA/6। हमारे पास RA और RB की वैल्यू आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, शियर फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे। देखिए जो शियर फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे, तो शियर फोर्स की जो इक्वेशन होती है वो होती है, शियर फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, एक क्रॉस सेक्शन हमें मानना पड़ेगा। तो मान लिया हमने एक क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे, XX क्रॉस सेक्शन जो हमने मान लिया है। इस क्रॉस सेक्शन पे ऊपर क्या होगा, हमने लेफ्ट के अंदर शियर फोर्स की जो इक्वेशन लिखनी है। लेफ्ट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या है, RA फोर्स लग रहा है, तो शियर फोर्स के अंदर क्या करेंगे, RA ऊपर की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा RA, और माइनस करेंगे क्योंकि ये स्मॉल ट्रायंगल यहाँ पे बनता है। ये जो स्मॉल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की वजह से जो है टोटल फोर्स क्या है, नीचे की ओर एक्ट करेगा। तो नीचे इस स्मॉल ट्रायंगल की वजह से कितना फोर्स एक्ट करेगा, वो हो जाएगा 1/2। बेस की जो वैल्यू है वो x है, और हाइट की वैल्यू बात करें तो ये जो हाइट है वो हाइट कितनी होगी, देखिए सिमिलर ट्रायंगल से हम ये हाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल हाइट हमें W पता है, ये बेस टोटल हमें A पता है, और ये स्मॉल ट्रायंगल के लिए बेस हमें x पता है। तो ये हाइट निकाल लेंगे, ये हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, WX/A। इसको जब हम सोल्व करेंगे और यहाँ पे जो RA की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, WA/6 - WX²/2A। देखिए शियर फोर्स की वैल्यू जो इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब हमें क्या करेंगे, शियर फोर्स की वैल्यू की जगह हम 0 पुट करेंगे। हम 0 पुट क्यों कर रहे हैं, देखिए हमें क्वेश्चन में निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, जहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 होगी। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन में शियर फोर्स की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो हमारे पास अननोन क्या है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, A/√3। तो इस वैल्यू को हमें डायरेक्टली याद भी रखना है। x की वैल्यू क्या आ गई, A/√3। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट A से A/√3 डिस्टेंस के ऊपर शियर फोर्स 0 हो रहा है, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो वहाँ पे अकर होगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि उस मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो के लिए हम पहले बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन देखते हैं कैसे लिखेंगे। देखिए जो XX सेक्शन पे अगर हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, RA × X कर देंगे, और उसमें से माइनस करेंगे जो स्मॉल ट्रायंगल है उसकी वजह से कितना मोमेंट आ रहा है। तो इस स्मॉल ट्रायंगल की वजह से फोर्स हमने देख लिया है कि इतना आ रहा है, और जो फोर्स है जो एक्ट कहाँ कितना करेगा, तो इस स्मॉल ट्रायंगल की वजह से जो फोर्स जो नीचे की ओर एक्ट करेगा वो जो है ये होगा, इस डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी x/3। इधर से करेंगे तो ये डिस्टेंस होगी 2/3x, लेकिन हम इस क्रॉस सेक्शन से निकालने जा रहे हैं, तो x/3 डिस्टेंस पे ये टोटल फोर्स एक्ट करेगा। चलिए तो ये मोमेंट की इक्वेशन हमने लिख दी है। यहाँ पे RA की वैल्यू हम पुट कर देंगे, RA की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी। चलिए यहाँ पे x जो है, x की वैल्यू हम ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो m होगा वो m मैक्सिमम होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या है, शियर फोर्स की वैल्यू 0 है। तो m मैक्सिमम की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू हमने पुट कर दी, A/√3 दोनों जगह पुट करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास mx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, WA²/9√3, यानी कि जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमने देख लिया है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालना है, और इसकी लोकेशन है वो कहाँ पे होगी, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When not specified, the volume of steel in RCC work is taken as। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि अगर स्पेसिफाइड नहीं किया गया हो कि स्टील का वॉल्यूम कितना यूज करना है, तो RCC वर्क के अंदर हम कितना स्टील यूज करते हैं, कितना परसेंटेज हम स्टील यूज करते हैं, वो हमें बताना है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं 1% to 1.6% ऑफ RCC वॉल्यूम, 2 to 4% ऑफ RCC वॉल्यूम, 4 to 6% ऑफ RCC वॉल्यूम, या फिर 0.6 to 1% ऑफ RCC वॉल्यूम। देखिए अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया हो कि स्टील का कितना वॉल्यूम यूज करना है, तो उस कंडीशन के अंदर जब हम स्टील यूज करते हैं तो उसको हम लेते हैं 0.6% से 1% ऑफ RCC वॉल्यूम। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू एवरेज शियर स्ट्रेस ऑफ ए सर्कुलर बीम इज। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और एवरेज शियर स्ट्रेस का रेशियो कितना होगा, और कंडीशन हमें दिया गया है कि सर्कुलर बीम के बारे में हमें बताना है। चलिए देखते हैं। देखिए इस तरह से कोई सर्कुलर बीम है, तो उसके लिए जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो होती है 4/3 इंटू एवरेज शियर स्ट्रेस। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी है जो करेक्ट हो जाएगा।
तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए इसके अलावा दूसरी शेप्स के लिए हम देख लेते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन के अंदर हमसे रेक्टेंगुलर शेप के लिए पूछा जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है, टो मैक्स इज इक्वल टू 3/2 इंटू टो एवरेज। तो ये वैल्यू भी हमें ध्यान रखनी है और ये भी ध्यान रखना है कि ये इसके न्यूट्रल एक्सिस से पास होती है। चलिए अभी ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए बात करें तो उसके लिए क्या होता है कि देखिए न्यूट्रल एक्सिस जो होती है ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए वो क्या होती है कि वो टॉप पॉइंट से 2h/3 जो है हाइट पे या डेप्थ पे वो न्यूट्रल एक्सिस पास होती है। और न्यूट्रल एक्सिस पे अगर हम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू की बात करें तो वो होती है 4/3 इंटू टो एवरेज। और अगर हम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की बात करें तो वो इसकी जो हाफ डेप्थ होती है वहाँ पे टो की वैल्यू शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होती है और जो वैल्यू होती है वो 3/2 इंटू टो एवरेज होती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है और जो न्यूट्रल एक्सिस है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू बताओ। तो आप सिंपली निकाल सकते हैं 2h/3 में से हम क्या है h/2 अगर माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h/6 आ जाएगा। तो ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू प्लेट्स इज कॉल्ड। देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में बताओ जिसमें क्या है कि अगर हम उस मटेरियल को पीटते हैं या फिर उसको रोल करते हैं तो उसको प्लेट के अंदर कन्वर्ट कर सकें। चलिए इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, डक्टिलिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी या फिर नन ऑफ दीज। देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द प्लेट्स इज कॉल्ड मेलिबिलिटी। चलिए तो मेलिबिलिटी क्या होती है, इसको हिंदी में हम आघात वर्धनीयता बोलते हैं। यानी कि किसी भी मेटल को अगर हम पीटते हैं, ठीक है, उस पर आघात लगाते हैं तो वो क्या फैल जाता है। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं डक्टिलिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द लिमिट ऑफ पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो की लिमिट के बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 0.1, 0.2, 0.3 या फिर नन ऑफ दीज। चलिए पॉइजन्स रेशियो की सबसे पहले हम रेंज देखते हैं। देखिए जनरली फॉर ऑल इंजीनियरिंग मटेरियल जो पॉइजन्स रेशियो की जो रेंज होती है वो होती है 0 से 0.5। तो ये हमें ध्यान रखना है। और अगर हमें यूनिवर्स के अंदर जितने भी मेटल प्रेजेंस है सबके बारे में अगर हमें पॉइजन्स रेशियो की रेंज के बारे में पूछा जाए तो उसकी जो वैल्यू, उसकी जो रेंज होती है वो होती है -1 से 0.5 के बीच के अंदर वेरी करती है। चलिए तो ये भी हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन को हमें अच्छे से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में बताओ या फिर इनकम्प्रेसिबल मटेरियल्स के बारे में बताओ तो उन सभी के लिए जो रेंज होती है वो 0 से 0.5 होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और पॉइजन्स रेशियो की लिमिट के बारे में पूछा जाए तो देखिए मैक्सिमम लिमिट होती है वो क्या होती है 0.5। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 bars of different materials are of the same size and are subjected to same tensile forces. If the bars have unit elongations in the ratio of 4:7, then the ratio of modulus of elasticity of 2 bars is। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि 2 बार हैं जिनका क्या है सेम साइज है और उनके ऊपर क्या है सेम टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है। चलिए अभी उनके अंदर बोला गया है कि उनके अंदर जो यूनिट एलोंगेशन है उनका हमें रेशियो दिया गया है। रेशियो क्या है 4:7। उनके अंदर जो एलोंगेशन है उनका रेशियो दिया गया है कितना 4:7। तो हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि उनके अंदर जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ई है दोनों मटेरियल का, उन दोनों मटेरियल के अंदर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका रेशियो कितना होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए हमें पता है कि अगर हमें एलोंगेशन निकालना हो किसी भी मटेरियल के अंदर तो उसका फॉर्मूला क्या होता है PL/AE। यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि उनका सेम साइज है, सेम लेंथ है, सेम टेंसाइल फोर्स है। तो P दोनों का सेम है, L सेम है, एरिया अगर सेम है तो जो L है, जो एलोंगेशन है वो क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसकी यंग मॉडुलस के, उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के वो क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखिए डेल्टा L के अंदर दोनों मटेरियल का हमें रेशियो कितना दिया गया है 4:7 हमें दिया गया है। और हमें जो इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो हमसे पूछा गया है। तो अगर ये 4:7 है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 7:4। तो ऑप्शंस में इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज हीटेड देन द कॉपर बार विल बी अंडर। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें एक कंपोजिट बार दी गई है जिसको जब हम गर्म करते हैं तो हमें पूछा गया है कि जो कॉपर बार है तो उसके अंदर क्या होगा। ऑप्शंस में दिए गए हैं टेंशन जनरेट होगा, उसके अंदर शेयर आ जाएगा, उसके अंदर टॉर्जन होगा या फिर नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम थर्मल कोएफिशिएंट की बात करते हैं। तो जो थर्मल कोएफिशिएंट होता है किसका, एल्यूमिनियम का, वो बड़ा होता है ब्रास से, और
जो ब्रास का थर्मल कॉफिशिएंट होता है वो बड़ा होता है कॉपर के थर्मल कॉफिशिएंट से, और जो कॉपर का थर्मल कॉफिशिएंट होता है वो बड़ा होता है स्टील के थर्मल कॉफिशिएंट से। तो ये जो चारों हैं ये इंपॉर्टेंट है, इन चारों का जो ये ऑर्डर है ये हमें पता होना चाहिए। देखिए जब हम स्टील के थर्मल कॉफिशिएंट की बात करते हैं वो ऑलमोस्ट बराबर होता है किसके, कंक्रीट के थर्मल कॉफिशिएंट के बराबर होता है, और इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है 12 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। तो ये वैल्यू भी हमें ध्यान रखनी है। देखिए अगर दो इस तरह से बार हैं, एक बार स्टील की है दूसरी क्या है, कॉपर की बार है, अगर इन दोनों के बीच में जॉइंट नहीं है तो अब इन दोनों को अगर हम हीट करेंगे तो जो थर्मल कोफिशिएंट किसका जाता है, कॉपर का जो थर्मल कोफिशिएंट है वो स्टील से ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर जो लेंथ के अंदर जो वेरिएशन है वो ज़्यादा होगा, और स्टील के अंदर जो है इसके अंदर जो लेंथ के अंदर जो वेरिएशन है वो कम होगा एज कंपेयर टू कॉपर। होगा तो सही पर वो कम होगा एज कंपेयर टू कॉपर, क्योंकि इसका थर्मल कोफिशिएंट कम है। चलिए अभी अगर इन दोनों बार्स को हम बीच के अंदर से यहाँ से जॉइंट कर दें, यानी कि हम कंपोजिट बार बना रहे हैं एक, अब इसके बाद अगर हम इनको हीट करेंगे तो क्या होगा, इनकी जो लेंथ है वो कंपोजिट बार है तो दोनों की लेंथ क्या है, सेम इंक्रीज होगी। लेकिन कॉपर क्या है, कॉपर को जो लेंथ को क्या है यहाँ तक इंक्रीज होना था, लेकिन और स्टील की लेंथ को यहाँ तक इंक्रीज होना था। स्टील के अंदर क्या होगा, कॉपर क्या है स्टील को ऊपर की ओर खींचेगा और जो स्टील है वो कॉपर को नीचे की ओर खींचेगा, तो एक मिडिल डिस्टेंस पे आके दोनों एग्री करेंगे। कॉपर के अंदर क्या है यहाँ तक लेंथ को बढ़ना था तो वो नीचे आएगा, तो इसकी वजह से क्या है कॉपर के अंदर कंप्रेशन जो फोर्स है वो जनरेट हो जाएगा। स्टील की जो है यहाँ तक हाइट आई नहीं थी और स्टील को ऊपर की ओर खींच रहा है कौन, कॉपर। स्टील के अंदर क्या है टेंशन फोर्स आ जाएगा, कॉपर के अंदर कंप्रेशन फोर्स आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि कॉपर बार के अंदर किस तरह का फोर्स आएगा, तो कॉपर बार के अंदर किस तरह का फोर्स आएगा, कंप्रेशन फोर्स जनरेट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Pick up the incorrect statement for the following. The torsional resistance of a shaft is directly proportional to। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे टॉर्जनल रेजिस्टेंस के बारे में पूछा गया है, जिसको हम टॉर्क टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शंस में दिए गए हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंगल ऑफ ट्विस्ट, रेसिप्रोकल ऑफ ए लेंथ ऑफ ए शाफ्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट सेक्शन। देखिए टॉर्जनल फॉर्मूला क्या कहता है, टॉर्क डिवाइड बाई जे इज इक्वल टू टो डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा डिवाइड बाई एल। देखिए यहाँ पे टी क्या होता है, टॉर्क होता है, टॉर्जनल रेजिस्टेंस होता है, जे होता है वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, टो होता है जो टॉर्जनल शियर होता है, आर जो रेडियस होती है शाफ्ट की, जी जो होता है यहाँ पे वो होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा होता है एंगल ऑफ ट्विस्ट, और जो एल होता है वो लेंथ ऑफ द शाफ्ट होती है। अभी हम देखते हैं कि कौन किसके प्रोपोर्शनल होता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन में दिया गया है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे ऑप्शन में दिया गया है एंगल ऑफ ट्विस्ट, जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी करेक्ट है। तीसरे ऑप्शन में भी दिया गया है रेसिप्रोकल ऑफ लेंथ ऑफ द शाफ्ट, तो जो टॉर्क है वो लेंथ ऑफ द शाफ्ट के रेसिप्रोकल है, ये भी करेक्ट है। चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट सेक्शन, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जो ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो ऑप्शन जो 4 है वो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेट सेक्शनल एरिया ऑफ ए टेंशन मेंबर इज इक्वल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें नेट सेक्शनल एरिया के बारे में बताना है, किसके लिए, टेंशन मेंबर के लिए, वो किसके इक्वल होता है। ऑप्शंस में दिए गए हैं प्लस द एरिया ऑफ द रिवेट होल्स डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द रिवेट होल्स मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ रिवेट होल्स, या फिर माइनस द एरिया ऑफ द रिवेट होल। देखिए जो नेट सेक्शनल एरिया होता है वो क्या होता है कि जो ग्रॉस एरिया है क्रॉस सेक्शन का, उसमें से हम क्या करते हैं कि रिवेट होल्स का जो सेक्शनल एरिया है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या है कि नेट सेक्शनल एरिया हमें मिल जाता है। चलिए इस तरह से अगर रिवेट्स जो हैं एक ही लाइन के अंदर इस तरह से आ रही हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर जो रिवेट्स हैं वो इस तरह से एक लाइन के अंदर नहीं आ रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि इस फॉर्मूले के अंदर हमें s²/2g × t, अगर ये रिवेट्स एक ही लाइन के अंदर नहीं आते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें s²/2g × t ये ऐड करनी पड़ती हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 कि जो नेट सेक्शनल एरिया होता है वो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया माइनस द एरिया ऑफ द रिवेट होल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ टेंशन मेंबर कंसिस्ट ऑफ 2 चैनल सेक्शन द अलाउंस फॉर रिवेट होल इज मेड फॉर 2 होल्स फ्रॉम। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि एक टेंशन मेंबर है, उसके अंदर 2 चैनल सेक्शन है और उनके अंदर क्या है कि रिवेट होल्स किए गए हैं। चलिए अभी ऑप्शंस पढ़ते हैं। ईच वेब, ईच फ्लैंज, ईच वेब और 1 होल फ्रॉम ईच फ्लैंज विच एवर इज मोर, ईच वेब और 1 होल फ्रॉम ईच फ्लैंज विच एवर इज लेस। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर है ऑप्शन जो 4 है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो टेंशन मेंबर होता है उसका अभी हमने फॉर्मूला देखा कि ए नेट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही टेंशन मेंबर के लिए अच्छा है। ए नेट की वैल्यू को हमें ज़्यादा रखना है तो हमें
जो हमने होल्स किए हैं वैल्यू को हमें कम रखना है, तो जो भी वैल्यू इन दोनों में से कम होगी वो वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे। देखिए जो टेंशन मेंबर होते हैं उनके लिए हम ए नेट का यूज करके हम कैलकुलेशन करते हैं, और हम जो कंप्रेशन मेंबर की बात करते हैं तब हम ए ग्रोस एरिया का यूज करते हैं हम डिजाइन के लिए, कैलकुलेशन के लिए। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए इस तरह से 100 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इंजीनियर्स वर्ल्ड के चैनल पे इस तरह की वीडियोस आते रहते हैं, तो मेक श्योर कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो नीचे बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हैं, जिससे होगा ये कि जब भी मैं नई वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपके कोई भी सजेशंस हो, आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं या आप डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।